हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ट्रिपल ए। दिस इज़ मी अनिकांत और आप हैं एंटरप्रेन्योरशिप विद ईज पर। काफ़ी कमेंट्स मेरे को काफ़ी समय से आ रहे थे चैनल के ऊपर कि सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाइए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाइए, थोड़े क्वेश्चंस अपलोड करिए एंटरप्रेन्योरशिप के, एमसीक्यू बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड। तो आज इस वीडियो में हम सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पैटर्न जो है टर्म वन एग्जामिनेशन जिस पैटर्न पे हो रहा है वो सभी के लिए नया है। सब सब्जेक्ट्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की इतनी वैरायटी नहीं है और इसमें एंटरप्रेन्योरशिप आई थिंक रैंक्स एट द वेरी टॉप, जिनमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो कंटेंट है वो बहुत कम है। फिर भी इधर उधर से कलेक्ट करके आई एम मेकिंग बेस्ट एफर्ट्स के कुछ सैम्पल पेपर्स एटलीस्ट मैं सॉल्व करूँ आप लोगों के लिए और उसके वीडियोस में अपलोड कर दूंगा। तो उसी सीरीज़ में सबसे पहले आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ व्हाट बेटर वे टू स्टार्ट इट विथ, जिसमें आपको सबसे पहले जो प्रायोरिटी रख के सैम्पल पेपर पर ध्यान देना चाहिए वो है सीबीएसई का सैम्पल पेपर। तो इस वीडियो में हम सीबीएसई का जो पब्लिश्ड सैम्पल पेपर है फॉर टर्म वन एग्जामिनेशन 60 क्वेश्चंस का एमसीक्यू बेस्ड, बिल्कुल स्ट्रिक्टली टर्म वन बेसिस पे बना हुआ ये पेपर है सीबीएसई की तरफ से, और इसी से हमने इंटरप्रेट किया है कि किस तरीके के क्वेश्चन और किस तरीके का पेपर आपका टर्म वन एग्जामिनेशन में बोर्ड्स का भी आने वाला है। जस्ट प्रीवियस वीडियो में जब हमने सीबीएसई एनालिसिस किया था और पेपर पैटर्न से रिलेटेड मैंने कुछ टिप्स आपको दी थी, वहाँ पर हमने समझा था कि 60 क्वेश्चंस का पेपर रहेगा डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। एज यू कैन सी 24 क्वेश्चंस रहेंगे सेक्शन ए के अंदर जिसमें से आपको 20 अटेम्प्ट करने हैं, 24 क्वेश्चंस रहेंगे सेक्शन बी में भी, उसमें भी आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और सेक्शन सी में 12 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें से आपको 2 करने हैं। मैंने आपको बता दिया था कि आप OMR शीट पे 48 क्वेश्चन के बाद 24th क्वेश्चन के बाद और 48th क्वेश्चन के बाद एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर देंगे। इन दोनों ही लाइंस के पहले आपको 4 अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन छोड़ने हैं। फिर से दोहरा देता हूँ, सीबीएसई का इवैल्यूएशन टर्म वन का OMR शीट का मशीन बेस्ड रहेगा, तो यहाँ पे बेस्ट अटेम्प्टेड आंसर्स चेक नहीं होंगे बल्कि फर्स्ट अटेम्प्टेड चेक होंगे। तो अगर आप 24 में से 24 सॉल्व कर लेते हैं तो फिर दोस्तों आपके फर्स्ट 20 क्वेश्चंस चेक हो जाएंगे। तो लास्ट के जो 4 हैं इवन दो दे आर करेक्ट उस पर आपको कोई मार्क्स अवॉर्ड नहीं होंगे। तो 4 छोड़ने फर्स्ट सेक्शन में, 4 छोड़ने सेकेंड सेक्शन में और 2 छोड़ने हैं लास्ट सेक्शन में, सेक्शन सी में। सारे क्वेश्चंस के इक्वल मार्क है, 1 मार्क है, बट ऑफकोर्स आप 60 में से 50 क्वेश्चंस कर रहे होंगे, जो भी आप 50 में से स्कोर करेंगे वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू 35। तो चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेक्शन ए का सबसे पहला हम क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वन मैन कंट्रोल इज बेस्ट इन द वर्ल्ड इफ दैट मैन इज बिग इनफ टू मैनेज एवरीथिंग। देखिए एक आदमी का ये स्टेटमेंट ऐसा कह रहा है कि एक आदमी का अगर कंट्रोल रहे तो ये बेस्ट है, कोई इंटरफेरेंस नहीं, किसी से प्रॉफिट शेयरिंग नहीं, मैनेजमेंट में किसी का कोई दखल अंदाजी नहीं, पर वो आदमी इतना बड़ा होना चाहिए कि वो सब मैनेज कर ले। चलो इनका स्टेटमेंट अपनी जगह है। दिस स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू फॉर डैश फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वेरी सिंपल, ये सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहा है, वन मैन ओनरशिप की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाज डेवलप्ड ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना क्यों? क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में लिमिटेशन है। एक सबसे पहली लिमिटेशन यही है कि ओनली 1 पर्सन इज देयर, सो देयर इज नो वन टू सपोर्ट यू इन द मैनेजमेंट, देयर इज नो वन टू सपोर्ट यू इन कैपिटल, एंड देयर इज नो वन टू शेयर द लॉसेस ऑफ द बिजनेस इफ दे अकर इन द फ्यूचर। तो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की इनहेरेंट लिमिटेशन है। वन ऑफ देम इज लिमिटेड कैपिटल। इन्होंने खुद ने बता दिया कि एक तो क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म बनाने का रीजन सोल प्रोप्राइटरशिप में रहती है लिमिटेड कैपिटल। लिमिटेड कैपिटल क्योंकि एक ही पर्सन जो है वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, वहीं पार्टनरशिप के अंदर एक से ज्यादा आ जाते हैं। अब इन्होंने कहा है कि अदर 2 लिमिटेशंस आप बताइए इसके अंदर। तो अदर 2 लिमिटेशन क्या रहेगी? लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, बिल्कुल सही बात है। लिमिटेड कंटिन्यूटी, देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप एंड हो जाता है विद द एंड ऑफ ओनर, करेक्ट है, बट पार्टनरशिप डज नॉट बिकॉज देयर आर अदर पार्टनर्स। रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी पार्टनरशिप फर्म बट स्टिल द बिजनेस कैन कंटिन्यू। लिमिटेड कंटिन्यूटी बी ऑप्शन है। देखिए ए ऑप्शन अभी तक सही लग रहा है पर बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। लिमिटेड कंटिन्यूटी, यस वी अग्री। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये तो पार्टनरशिप में भी होती, पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है इंडिविजुअली एंड सेवरली।
तो वो यहाँ पर ऑप्शन डज नॉट अप्लाई फॉर पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप का भी लिमिटेशन है। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी यहाँ पे एक गलत पॉइंट दे रखा है। लैक ऑफ सीक्रेसी, आई अग्री, पार्टनरशिप में थोड़ी लैक ऑफ पार्टनरशिप में तो इवन लैक ऑफ सीक्रेसी आ जाती है, ये पार्टनरशिप का लिमिटेशन है इन इटसेल्फ और सोल प्रोप्राइटरशिप का नहीं है। लिमिटेड कंटिन्यूटी, यस, पार्टनरशिप में थोड़ी बेटर है इन कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप, बिकॉज एज आई जस्ट सेड कि सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस तो एंड हो जाएगा विद द डेथ ऑफ द ओनर और सोल प्रोप्राइटर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, क्योंकि लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी है सोल प्रोप्राइटरशिप में, एक ही ओनर रहता है, और लिमिटेड कंटिन्यूटी भी है सोल प्रोप्राइटरशिप में, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर की डेथ के बाद बिजनेस कंटिन्यू नहीं रह सकता। बट पार्टनरशिप के अंदर क्या है कि अगर किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाता है या डेथ हो जाती है तो भी बचे हुए पार्टनर रिकॉन्स्टिट्यूट करके पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं बिजनेस को। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डैश section of business plan generally begins with the mission statement by the entrepreneur describing the size, scope and nature of the enterprise। तो enterprise का size, scope and nature ये सब business venture में रहेगा, तो business venture सही है। इंट्रोडक्टरी प्रोफाइल में एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बताया जाता है। इंडस्ट्री प्रोफाइल तो बिजनेस वेंचर का एक एलिमेंट होता है और एंटरप्रेन्योर्स बायोडेटा भी इंट्रोडक्टरी प्रोफाइल का एक एलिमेंट होता है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस वेंचर जो सेकंड बिजनेस प्लान का एलिमेंट होता है, उसके अंदर बिजनेस का मिशन स्टेटमेंट, विजन और ये सब लिखा जाता है और बिजनेस के बारे में डिटेल दी जाती है। सो थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस वेंचर। सो दैट्स आर करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अ कंपनी इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज नो कंपनी, एज वी ऑल नो, आपने जब फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ा होगा, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है और ये पर्सन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन देखिए लॉ मानता है इसलिए है, ठीक है ना। Why company gets in separate legal entity? Because law provides the company with its separate legal entity। बाकी कंपनी को separate legal entity नहीं मिल रही थी, right? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं इसके अंदर। It does not have shape of a natural person। Many things does not have a shape of a natural person। That does not make them an artificial person। It cannot be sued in the court of law। Company can be sued in the court of law। That is one feature of separate legal entity। It is invisible and intangible। Many things are invisible and intangible। Goodwill is invisible and intangible। Patents and trademarks, that does not make them a separate legal entity। Separate legal entity होने से कंपनी क्या हो जाती है? In the eye of law, law treats a company as they treat a natural person। So a natural person can be sued, so can the company be sued। Natural person पे केस हो सकता है, कंपनी पे भी केस हो सकता है। नेचुरल पर्सन अपने नाम पे एसेट्स होल्ड कर सकता है, लाइबिलिटीज उठा सकता है, कंपनी भी कर सकती है। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। व्हाई? बिकॉज लॉ में लिखा है। दैट इज द सिंपल रीजन। बाकी सारे फीचर्स अप्लाई तो होते हैं कंपनी पे कुछ, बट दैट डज नॉट मेक देम एन आर्टिफिशियल पर्सन। सो आर्टिफिशियल पर्सन कौन बनाता है? Because it exists in the eye of law, so that option is the correct one। Political and regulatory factor, ये macro environment is the bigger environment and micro is the environment that the business have in its close proximity। macro environment national level पे हो जाएगा और माइक्रो एनवायरनमेंट आपकी लोकेलिटी का एनवायरनमेंट हो जाएगा। तो पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी फैक्टर मैक्रो एनवायरनमेंट में रहता है। कस्टमर्स नीड्स इन अ गिवन मार्केट, ये जो है ये माइक्रो इन्वायरमेंट का ही, एक गिवन मार्केट के अंदर कस्टमर की क्या ज़रूरत है, ये माइक्रो इन्वायरमेंट का एलिमेंट है, मैक्रो का नहीं है। सोशल एंड डेमोग्राफिक एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस सभी मैक्रो इन्वायरमेंट के। मैक्रो इन्वायरमेंट के सारे एलिमेंट पेस्टल मॉडल से जाने जाते हैं। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल, तो ये पेस्टल मॉडल के सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे और ये मैक्रो इन्वायरमेंट के हैं। कस्टमर नीड्स जो है ये माइक्रो इन्वायरमेंट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स ऑफ बिजनेस प्लान इज नॉट टारगेटेड टूवर्ड्स एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। कौन सा एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स की तरफ टारगेटेड नहीं है, दैट्स द क्वेश्चन। तो इसमें देखिए सबसे पहले दे रखा है एलिवेटर पिच, सेकंड दे रखा है पिच डेक विथ ओरल नरेटिव। एलिवेटर पिच एक शॉर्ट समरी है। एलिवेटर राइड की जितनी ड्यूरेशन होती है उतने में आप अपना बिजनेस प्लान पिच कर दीजिए, तो दैट्स एलिवेटर पिच। पिच डेक विथ ओरल नरेटिव, एक थोड़ा सा इंटरैक्टिव सा स्लाइड शो बनाया जाएगा
और फिर बताया जाएगा, ये भी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए। रिटन प्रेजेंटेशन फॉर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, ये तो डिटेल्ड बिजनेस प्लान है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए। इंटरनल ऑपरेशनल प्लान जो होता है वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को नहीं दिया जाता, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी डिटेल्स होंगी जिनकी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को जरूरत ही नहीं है। कौन कब काम करेगा, कैसे करेगा, ये एक्सटर्नल होल्डर्स को नहीं जानना है। राम करे शाम करे, काम हो रहा है उससे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स का मतलब है। तो इंटरनल ऑपरेशनल प्लान में पूरी डिटेल रहती है। जैसे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए जो रिटर्न प्रेजेंटेशन बनाई जाएगी उसमें लिखा जाएगा कि एक इंजीनियर इस मशीन को ऑपरेट कर लेगा। इंटरनल ऑपरेशनल प्लान में लिखा जाएगा कि ये मशीन फैक्ट्री के किस कोने में लगाई जाएगी, कितनी बजे चलाई जाएगी, कौन सा पर्टिकुलर इंजीनियर आके इसे चलाएगा, कब बंद करेगा। सो ये सारी डिटेल्स, ऑपरेशनल डिटेल्स जो है ये इंटरनल ऑपरेशनल प्लान में होती है, पर इसकी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को जरूरत नहीं है। बाकी सारे वर्जन्स ऑफ बिजनेस प्लान एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए हैं, सिर्फ डी नहीं है। ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ पब्लिक कंपनी? प्राइवेट कंपनी 2 लोगों से स्टार्ट हो जाती है, पर पब्लिक कंपनी चलाने के लिए 7 मेंबर्स लगेंगे मिनिमम, 7 मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अ कंपनी जनरली अफिक्सेस अ डैश इन मोस्ट ऑफ इट्स डॉक्यूमेंट। कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अपनी कॉमन सील लगानी पड़ती है। देखिए सारे शेयर होल्डर्स, दे आर द एक्चुअल ओनर्स ऑफ द कंपनी, बट वो सारे के सारे शेयर होल्डर्स आके कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे। उस पर कॉमन सील लगा दी जाएगी, और वो कॉमन सील लगाने का मतलब है कॉमन सील लगा दी जाएगी, मैनेजिंग डायरेक्टर साइन कर देंगे ऑन बिहाफ ऑफ द होल कंपनी। अब वो कॉन्ट्रैक्ट पूरी कंपनी पे बाइंडिंग है। कंपनी अपने डिसीजन मीटिंग में ले लेती है, पर कॉन्ट्रैक्ट सारे एक एक शेयर होल्डर बैठ के साइन नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एन आइडिया शुड इवेंचुअली लीड टू सक्सेस ऑफ द वेंचर ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। विच अमंग द फॉलोइंग आइडियाज विल एन एंटरप्रेन्योर हैव टू विच अमंग द फॉलोइंग आइडियाज विल एन एंटरप्रेन्योर हैव टू सेलेक्ट? बेसिक आइडिया, कोई भी बेसिक आइडिया आया उसी को सेलेक्ट कर लीजिए, एंटरप्राइज बना लीजिए। एनी रैंडम आइडिया? ऑफ कोर्स नॉट। कोई भी रैंडम आइडिया आता है उसको मत करो, स्टूपिड आइडिया भी हो सकता है, इलॉजिकल आइडिया भी हो सकता है। आइडिया डेवलप्ड बिफोर एनवायरमेंटल स्कैनिंग। फर्स्ट चैप्टर के अंदर बता रखा है एक प्री एनवायरमेंटल स्कैनिंग आइडिया है जो बेसिक आइडिया होता है, और एक पोस्ट स्कैनिंग आइडिया होता है। तो आपको आइडिया आने के बाद उसे डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं करना है। बहुत ही बेसिक सा फंडा है। आइडिया और इनोवेशन एक लॉन्ग जर्नी है। आइडिया आपको इनिशियली मिला, अब आप इसको स्कैन करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, एनवायरमेंट्स के सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आइडिया को असेस करेंगे। फिर देखेंगे कि ये आइडिया इंप्लीमेंट करने लायक है या नहीं, इस आइडिया को इनोवेट करके प्रोडक्ट क्रिएट करने का स्कोप है या नहीं। तो आप आइडिया आफ्टर एनवायरमेंटल स्कैनिंग जो होगा उसी आइडिया को यूज़ करेंगे आपके बिजनेस के लिए। ऐसे ही किसी भी आइडिया को सीधा इंप्लीमेंट करने नहीं चले जाएंगे। सो 9 का आंसर डी होगा, आइडिया डेवलप्ड आफ्टर एनवायरमेंटल स्कैनिंग। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ईच पार्टनर इज लायबल फॉर एक्ट्स परफॉर्म्ड बाय अदर पार्टनर्स। Each partner can bind other partners and the firm by his acts done in ordinary course of business. हर पार्टनर दूसरे पार्टनर्स के एक्ट्स परफॉर्म के लिए लायबल है, और उसके किए हुए एक्ट से बाकी सारे पार्टनर्स भी बाउंड हो जाते हैं। सो दिस फीचर ऑफ पार्टनरशिप, ये 2 स्टेटमेंट्स हैं, कौन सा फीचर हाईलाइट कर रहे हैं ये स्टेटमेंट, ये हमें बताना है। तो ये पार्टनरशिप का एक फीचर होता है म्यूचुअल एजेंसी। एवरी पार्टनर इज प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर। सो इफ देर आर 2 पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, ए ने कोई एक्ट किए तो वो बी पे बाइंडिंग है। तो जब ए एक्ट कर रहा है, ए एक्ट्स एज एन एजेंट एंड बी एक्ट्स एज एन प्रिंसिपल। बी, ए के किए हुए एक्ट्स बी पे बाइंडिंग होंगे, क्योंकि ए अंडर अथॉरिटी ऑफ बी कर रहा है। और इसका रिवर्स भी चलेगा, जब बी कुछ एक्ट्स परफॉर्म कर रहा है तो यहाँ पर बी एजेंट हो जाएगा और ए प्रिंसिपल हो जाएगा। तो एवरी पार्टनर इज प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। सो दैट इज म्यूचुअल एजेंसी। दोनों पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एजेंसी है। आप एजेंट भी हो, आप प्रिंसिपल भी हो, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होती है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन हर पार्टनर के किए हुए एक्ट्स पे दूसरा पार्टनर भी बाउंड रहेगा, और एक पार्टनर के एक्ट्स के लिए दूसरा पार्टनर लायबल है और उसके एक्ट्स के लिए पहला पार्टनर भी लायबल है। इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ कोर्स रहती है, बट एक पार्टनर अपनी अथॉरिटी में काम कर सकता है पर दूसरे पे बाइंडिंग क्यों होगा, क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी है। अटमोस्ट गुड फेथ ऑफ कोर्स पार्टनरशिप डज इज एन
अग्रीमेंट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, मतलब हर आपको उन्हीं लोगों के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए जिस पे आपको संपूर्ण भरोसा हो, पूरा यकीन हो, ऐसे लोगों के साथ ही पार्टनरशिप करनी चाहिए क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, म्यूचुअल एजेंसी जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया। और पार्टनरशिप में ऑफकोर्स अग्रीमेंट होना तो ज़रूरी है, कोई भी इंसान किसी के ऊपर अपनी पार्टनरशिप की कॉन्ट्रैक्ट इम्पोज नहीं कर सकता। एवरी पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म मस्ट अग्री टू बी अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म, राइट। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, नेल्सन स्टार्टेड एन एसी रिपेयर शॉप इन हिज एरिया आफ्टर डूइंग अ डिप्लोमा कोर्स, वॉट आइडिया फील्ड इज इट। आइडिया फील्ड बतानी मतलब आइडिया किस जगह से आया इनको। तो इन्होंने ना कोई मार्केट से तो इनको पता नहीं पड़ा कि एसी रिपेयर शॉप की ज़रूरत है या मार्केट में डिमांड हो। ट्रेडिंग रिलेटेड ये एक जगह से सामान खरीद के दूसरी जगह तो बेच नहीं रहे। एसी की रिपेयर शॉप कर रहे हैं तो सर्विस रिलेटेड पक्का है। क्रिएटिव एफर्ट्स, एसी का रिपेयर करना ऐसा कोई बहुत ही ज़्यादा ना रेवोल्यूशनरी सा कॉन्सेप्ट नहीं लेके आए। एसी रिपेयर कर रहे हैं, आज से नहीं सदियों से होता आ रहा है, करेक्ट है ना। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एफर्ट लगा के कुछ नया सा डेवलप कर लिया। तो ये सर्विस रिलेटेड आइडिया फील्ड है। आइडिया फील्ड्स आर कन्वीनियंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस फॉर स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस ऑफ आइडिया जनरेशन। आपने आइडिया कहीं से, आपका आइडिया किस जगह से जनरेट हुआ, उस सोर्स को डिफाइन करने के लिए ये सारी आइडिया फील्ड्स बनी हुई हैं। तो नेल्सन की आइडिया फील्ड्स थी सर्विस रिलेटेड। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करण हैज़ लर्नड द आर्ट ऑफ जरदोजी वर्क। एक कोई गारमेंट्स पे किया जाने वाला किसी तरीके का वर्क है। फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर एंड फादर ही ओपन्ड अ डिज़ाइनर बुटीक एक्सक्लूसिवली फॉर ब्राइडल वेयर ऑल बाय हिमसेल्फ। इन्होंने अकेले ने खोला है। He introduced new designs, his work which is highly appreciated by everyone. Which form of business organization is operated by him? एक सिंपल सा फंडा यहाँ पर, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन से पहली बार डरने की ज़रूरत नहीं है। Many case study based questions have almost no relevance to the case that is mentioned. लास्ट में जो क्वेश्चन होगा वो इन इट सेल्फ बिना केस स्टडी के भी आंसर हो सकता था। तो इन्होंने अपने क्या काम कर रहे हैं, जरदोजी वर्क कर रहे हैं, ग्रैंडफादर फादर से सीखा है ना। क्लॉथ पे किया जाने वाला एक वर्क है, इसके शूज़ एंड गारमेंट्स वगैरह आते हैं। आई थिंक दिस, बट दैट व्हाट आई मेंट टू से इज कि अगर आपको जरदोजी पता हो या ना पता हो, डजेंट मैटर। सिंपल सा फंडा है, विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज ऑपरेटेड बाय हिम। अकेला काम कर रहा है तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया। तो कोई भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहली चीज हमें करनी चाहिए कि क्या पूछा है नीचे वो पढ़ लो, और उसके बाद केस स्टडी पढ़ो, और जो रिक्वायर्ड है सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स के बारे में आप इस केस में भी ढूंढो। इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन बहुत सारी दे रखी होगी, उसे इग्नोर करना है ना। तो यहाँ पे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछा था तो मैं पूरी केस स्टडी को इसी इंटेंट से पढ़ूंगा कि मुझे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पता चल जाए। कई बार ऐसा होगा कि बिना केस पढ़े ही डायरेक्ट क्वेश्चन से भी आंसर आ जाएगा। केस एंड पॉइंट प्रूव होगा आगे आने वाले इस एक क्वेश्चन में इसी सैंपल पेपर के। आइडेंटिफाई द थर्ड एलिमेंट इन द इनोवेशन प्रोसेस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो अब आपको इनोवेटिव प्रोसेस सीक्वेंशियली लर्न होना चाहिए तभी आएगा। तो इनोवेशन प्रोसेस में फर्स्ट स्टेज रहती है एनालिटिकल प्लानिंग की, सेकंड रहती है रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन की, और थर्ड रहती है इम्प्लीमेंटेशन की, और लास्ट होती है कमर्शियल एप्लीकेशन। तो ये इनोवेटिव प्रोसेस का इन्होंने थर्ड एलिमेंट पूछा था, हमने बता दिया। कुछ एक केसेस हैं, जब आपने मेरे वीडियोस भी देखे होंगे, एक्सप्लेनेशन वीडियोस, पूरे कोर्स के वीडियोस चैनल पे अपलोडेड हैं। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, इसी चैनल पे एंटरप्रेन्योरशिप विद ईज करके एक प्लेलिस्ट होगी, उस पर पूरा सिलेबस आपका अपलोडेड है। वहाँ पे मैंने बताया कि कुछ एक पॉइंट्स जहाँ पे हैं, प्रोसेसेस हैं, उन प्रोसेसेस को आपको सीक्वेंशियली भी लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में एक पर्टिकुलर एलिमेंट कौन से सीक्वेंस नंबर पे आता है ये भी पूछा जा सकता है। तो सीक्वेंशियली लर्न करना भी थोड़ा रिक्वायरमेंट है आपके लिए। तो यहाँ पर थोड़ी सी क्रैमिंग कैपेबिलिटीज़ आपकी चाहिएंगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा पढ़ते हुए। रैंडमली लर्न नहीं कर लेना है, अपने पर्सनल कंफर्टेबल स्यूडोनिम्स बना के जिस सीक्वेंस में टेक्स्ट बुक में दे रखा है उसी सीक्वेंस में लर्न करना है। बाय टेक्स्ट बुक आई एम ऑलवेज मीनिंग द NCERT टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं बच्चों। As per law, a business and owner are one and the same in case of sole proprietorship। बिल्कुल सही बात है, बिजनेस और ओनर सेम है, सेपरेट एंटिटी नहीं है।
तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई होता है? नो सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी होती नहीं है, लीगल एंटिटी भी नहीं होती, लीगल इक्विटी भी नहीं होती। लीगल इक्विटी तो ऐसे ही रैंडम वर्ड बना दिया इन्होंने, बिल्कुल रेलेवेंस ही नहीं फीचर में कहीं पे भी। What is the minimum paid up capital required to start a private limited company? पब्लिक कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बीच में कोई डिफरेंस बिटवीन है उसमें बता रखा है, तो मिनिमम पेड अप कैपिटल प्राइवेट कंपनी को चलाने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सीधा लर्न किया हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी सेकेंड चैप्टर के अंदर डिफरेंस बिटवीन दे रखे हैं, वहां से आपको इसका आंसर आ जाएगा। विच इज द फर्स्ट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ, इन्होंने पूछा है इनोवेशन, बट यहाँ पे चारों ऑप्शन जो हैं वो इनोवेशन प्रोसेस के एलिमेंट है ही नहीं। उसके बाद लास्ट में आंसर दे रखा है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी ना तो क्रिएटिव प्रोसेस का फर्स्ट स्टेज होता है, ना ही इनोवेशन प्रोसेस का फर्स्ट स्टेज होता है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से ड्राफ्टेड नहीं है। विच इज़ दी फर्स्ट स्टेज इन दी प्रोसेस ऑफ इनोवेशन? देखिए, इनोवेशन प्रोसेस में पहले पूरा क्रिएटिव प्रोसेस अंडरटेक किया जाता है, दैट आई टोटली अग्री ऑन। इनोवेशन तभी आएगा जब उसके पहले एक क्रिएटिव प्रोसेस हुआ, बट अब क्रिएटिव भी अपने आप में एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस का स्टेज नहीं है क्रिएटिविटी। क्रिएटिव प्रोसेस स्टार्ट होता है आइडिया जर्मिनेशन से। तो क्वेश्चन थोड़ा ढंग से ड्राफ्टेड नहीं है सैम्पल पेपर का, आई मस्ट से। तो मैंने इस क्वेश्चन को मॉडिफाई किया और उसके अकॉर्डिंग आंसर आइडिया जर्मिनेशन होना चाहिए, ना कि क्रिएटिविटी। सो इन माई ऑनेस्ट ओपिनियन दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट, दिस इज नॉट अ करेक्ट क्वेश्चन टू आस्क। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। व्हाट इज द बेसिक टेस्ट ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर? एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का बेसिक टेस्ट क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मिलने से आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन जाते, प्रॉब्लम का एक अच्छा सोल्यूशन होगा तो आप एंटरप्रेन्योर होंगे। टारगेट मार्केट मिलने से कुछ नहीं होता, टारगेट मार्केट, किस चीज़ का टारगेट मार्केट ढूंढना है उसके लिए पहले आपको प्रोडक्ट चाहिए, और प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेज टू अर्न प्रॉफिट, आप स्पेकुलेशन करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, आप ट्रेड करके भी आप अच्छा क्या कह सकते हैं प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, बट दैट डज नॉट मेक्स यू एन एंटरप्रेन्योर। व्हाट मेक्स यू एन एंटरप्रेन्योर इज अ गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी दैट यू इनोवेट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ऑल्दो बाकी सारी चीज़ें एक एंटरप्रेन्योर को करनी पड़ती है, बट सबसे ट्रू टेस्ट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर है कि उसको एक अपॉर्चुनिटी मिले। बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज एन इकोनॉमिक आइडिया विद द एबिलिटी टू बी कन्वर्टेड इनटू एन एंटरप्राइज, जिसका अच्छा स्कोप हो, जिस पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा मिले, और ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी इनोवेटिव हो, क्रिएटिव हो। ठीक है, 18 क्वेश्चन करते हैं। डैश कॉम्पोनेंट ऑफ फाइनेंशियल प्लान helps to ascertain the highest possible returns on investment। सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे मिलेगा, ये कौन से फाइनेंशियल प्लान के एलिमेंट से टेस्ट होता है? तो प्रोफॉर्मा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यहाँ पे पैसा कहाँ लगाना है, और लगाते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है इन्वेस्ट कहाँ करना है। आपका जो फाइनेंस्ड फंड आया है उसको आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ से हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले। तो प्रोफॉर्मा इन्वेस्टमेंट डिसीजन करेक्ट हो गया। प्रोफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है, पर वहाँ पे आप ये नहीं देखते कि हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो आप कैश फ्लो प्रोजेक्शन देखते हैं, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज देखते हैं। तो प्रोफॉर्मा इन्वेस्टमेंट डिसीजन वो स्टेटमेंट है जहाँ पे फाइनेंस फंड्स को हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड बाय वाइल मेकिंग इन्वेस्टमेंट वी मेक श्योर दैट हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिस पॉसिबल इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आ रहा होगा वहीं आप अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, 19th क्वेश्चन देखते हैं हम। 19th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द थर्ड स्टेज इन अपॉर्चुनिटी प्रोजेक्ट इंटरफेस। ना अपॉर्चुनिटी प्रोजेक्ट इंटरफेस दे दिया है इन्होंने। अब अपॉर्चुनिटी प्रोजेक्ट इंटरफेस पढ़ के तो समझ में आएगा ही नहीं, तो अब इस क्वेश्चन को क्योंकि डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में अपॉर्चुनिटी प्रोजेक्ट इंटरफेस जैसा वर्ड यूज नहीं है, एंटरप्राइज प्रोसेस डायग्राम सा है एक, ठीक है ना। तो अगर आप वर्ड से रिलेट नहीं कर पाते तो बच्चे आप नीचे ना सारे ऑप्शंस पढ़ लीजिए। ऑप्शंस पढ़ के आपको याद आ जाएगा कि ये चारों ऑप्शंस कौन से प्रोसेस के दिए हुए है ना। ये सारे के सारे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। यू आर एट अ पावरफुल पोजिशन हियर। अगर आपने पढ़ाई कर रखी है और कॉन्सेप्ट्स हैं तो एग्जामिनर के लिए बड़ा लिमिटेड है। एग्जामिनर के लिए जो क्वेश्चन फ्रेम करने वाले के लिए लिमिटेशन क्या है कि उसको 4 पॉसिबल आंसर्स देने हैं, उसको करेक्ट आंसर आपको देना है, बस उसके साथ 3 गलत और देने हैं। तो अब ये ऑप्शंस पढ़ के आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन से प्रोसेस की बात हो रही है। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं, स्कैनिंग द इन्वायरमेंट, ओके, स्पॉटिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी, स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। अब ये
जब स्टेजेस पढ़ी तो आपको ध्यान में आ गया होगा कि ये एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस डायग्राम का कंटेंट दे रखा है। एक बार आपको टेक्स्ट बुक में दिखा भी देता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस डायग्राम चैप्टर 1 के अंदर है। ये आपकी NCERT का ही डिजिटल वर्जन है। और ये रहा हमारा, इधर थोड़ा सा ऊपर आता है, शॉर्ट फ्रेमवर्क के ऊपर ही है। ये रहा हमारा एंटरप्रेन्योर एंटरप्राइज प्रोसेस डायग्राम के नाम से दे रखा है ये चीज़, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेज है एनवायरनमेंट स्कैनिंग करी आपने, वहाँ से प्रॉब्लम्स एंड नीड्स मिली। अब यहाँ से आपका काम चालू होगा। तो अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग फर्स्ट स्टेज हो गई, फर्स्ट ब्लॉक हो गया। क्रिएटिविटी अप्लाई करिए, यहाँ से आइडिया मिलेगा, ये सेकंड हो गया। इनोवेशन और प्रोडक्ट पे पहुँच जाइए, ये थर्ड स्टेज हो गई। तो यहाँ पर मतलब हमसे पूछा गया थर्ड स्टेज क्या है, तो थर्ड स्टेज है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट तो लास्ट स्टेज हो जाएगा, स्कैनिंग एनवायरनमेंट फर्स्ट हो जाएगा, स्पॉटिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी इन बेसिक आइडिया सेकंड हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन कमेंस बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। अगेन ये एक एब्सोल्युटली वेल ड्राफ्टेड क्वेश्चन नहीं कहूँगा मैं इसे। प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने कहा कि कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना बिजनेस इनकॉर्पोरेशन के जस्ट बाद कमेंस कर सकता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप को तो इनकॉर्पोरेशन की भी ज़रूरत नहीं है, वो अपना बिजनेस सीधा स्टार्ट कर सकता है। पार्टनरशिप को भी एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इनकॉर्पोरेशन की। पार्टनरशिप भी अपना बिजनेस एज सच, है ना, राइट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। यहाँ पर मैंने जान करके इरेज किया वाटर मार्क जो मैंने आंसर्स पे लगा रखा था। सैम्पल पेपर में आंसर दिया हुआ है प्राइवेट कंपनी, राइट। नो इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ना पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस कमेंस नहीं कर सकती है, बाकी ये सब लोग कर सकते हैं, राइट। प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है, पार्टनरशिप भी कर सकती है, सोल प्रोप्राइटरशिप भी कर सकती है। सो विच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन कमेंस बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। सो ऑल कैन कमेंस, बट सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस पब्लिक कंपनी को लगता है, प्राइवेट कंपनी को नहीं लगता। इस हिसाब से इन्होंने ना प्राइवेट कंपनी ऑप्शन दिया। और दूसरा, इनकॉर्पोरेशन की रिक्वायरमेंट के बाद जस्ट बात कमेंस करना है। तो कहने की बात यह है कि पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में ये कहा जा सकता है, अगर एब्सोल्यूट स्ट्रिक्ट सेंस में क्वेश्चन की लैंग्वेज देखे, देखिए इनकॉर्पोरेशन इज नॉट जस्ट लीगल इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन वर्ड कैन बी इंटरप्रेटेड टू से दैट एस्टैब्लिशिंग द बिजनेस, स्टार्टिंग द बिजनेस, दैट इज ऑल्सो इनकॉर्पोरेशन। लीगल इनकॉर्पोरेशन रिक्वायर्ड है इसमें पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी को। पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के पास ऑप्शन तो अवेलेबल है, बट जरूरी नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप एंटरप्रेन्योर्स मेमोरेंडम फाइल कर सकती है और पार्टनरशिप अपनी डीड रजिस्टर करवा सकती है विद द रजिस्ट्रार, बट रिक्वायरमेंट नहीं है। बिना इसके भी आप बिजनेस कर सकते हैं। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में इनकॉर्पोरेशन तो रिक्वायर्ड है ही है। तो इनकॉर्पोरेशन किसको रिक्वायर्ड है? ओनली फर्स्ट टू ऑप्शंस। अब उसमें इनकॉर्पोरेशन के इमीडिएटली आफ्टर कौन बिजनेस स्टार्ट कर सकता है? प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक और सर्टिफिकेट लगेगा, वो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का, है ना। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो चाहिए ही, फिर इसके बाद सर्टिफिकेट टू कमेंस बिजनेस और चाहिए। वो रिक्वायरमेंट किसको है? सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी को है, प्राइवेट को नहीं है। तो इस आइडिया को ध्यान में रख के ऑप्शन बी कैन बी साइड एज अ करेक्ट ऑप्शन। बट अगर बच्चा कंफ्यूज होके किसी और ऑप्शन को सेलेक्ट कर आता है तो भी क्वेश्चन वेल ड्राफ्टेड नहीं कहूँगा मैं, उसको गलत करना ठीक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ जाते हैं। व्हाट कैन सर्व एज अ बेसिस फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज। स्ट्रैटेजीज और पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने के लिए क्या बेसिस रहेगा? तो ये एनवायरनमेंट स्कैनिंग की बात हो रही है यहाँ पे। एनवायरनमेंट स्कैनिंग वाला जो आपका फर्स्ट चैप्टर में 6 पॉइंट्स वाला जो क्वेश्चन है वहाँ की बात हो रही है। तो स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज बनाने के लिए क्या काम आएगा? देखिए एनवायरनमेंट स्कैन करेंगे आप तो वहाँ पे आपको थ्रेड्स मिलेंगे। उन थ्रेड्स को डिफेंड करने के लिए आपको स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी, पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, और एनवायरनमेंट स्कैन करके आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए आपको स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। थ्रेड से डिफेंड करना पड़ेगा अपनी वीकनेस को स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज ड्राफ्ट करके, और अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके, बट उसके लिए भी स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसीज लगेंगी। ज़रूरतें ढूंढने के लिए कोई स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी नहीं, बेसिक एनवायरनमेंट स्कैनिंग है, प्रॉब्लम्स ढूंढने के लिए भी नहीं है, और स्ट्रेंथ और वीकनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग से नहीं मिलती,
स्ट्रेंथ और वीकनेस तो सेल्फ डिस्कवरी से मिलती है, इनर वो आपके अंदर है, वो बाहर नहीं। आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस इन्वायरमेंट आपको नहीं बताएगा, इन्वायरमेंट तो आपको थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज देगा। तो स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज बनाने के लिए बेस्ट जो फॉर्मुलेशन रहेगा वो ऑन द बेसिस ऑफ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज रहेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं हम। सारा हैड एस्टैब्लिश्ड अ होममेड पापड़ बिजनेस इन पुणे। अच्छी बात है, पापड़ मेड बाय हर वर वेरी पॉपुलर। अगेन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, नीचे पढ़ लेते हैं पहले कि पूछा क्या हमसे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर बिजनेस डज दिस सिचुएशन इम्प्लाई। उसके बिजनेस की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक बताता है ये पर्टिकुलर केस। तो कोई बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ ढूंढ रहे हैं। पापड़ बिजनेस ने स्टार्ट किया था, पॉपुलर हो गया लोकेलिटी में, बट ये सोल ओनर थी और मैनेजर थी बिजनेस की। शी कुड नीदर इंट्रोड्यूस मैनी फ्लेवर्स बिकॉज ऑफ लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ये ज़्यादा फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस नहीं कर पाई क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिमिटेड थे। ये सोल प्रोप्राइटर है। अब कौन सी कैरेक्टरिस्टिक सोल प्रोप्राइटर की आती है? इंडिविजुअल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, अकेली है बेचारी। ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड डिस्क्लोजर नहीं हो रहा है। लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन, यस इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन भी लिमिटेड है क्योंकि ये अकेले काम कर रही हैं। एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। तो लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन सीम्स टू बी दी मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग, क्योंकि इनका ज़्यादा फ्लेवर्स ये इंट्रोड्यूस कर नहीं पाए क्योंकि एक लिमिटेड एरिया है, तो इनके पास ज़्यादा स्कोप नहीं था इसको इंट्रोड्यूस करने का। लेट्स सी व्हाट द करेक्ट आंसर इज। यस, लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर अप्लाइज ओनली टू अ पब्लिक कंपनी। कौन सा फीचर सिर्फ पब्लिक कंपनी पे लगता है? ठीक है। कैन स्टार्ट बिजनेस आफ्टर इनकॉर्पोरेशन? नो, a public company cannot start its business after incorporation. It needs a certificate of commencement of business, as I have just explained in a previous question. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हैज द रिस्ट्रिक्शन ऑफ अप टू 200 मेंबर्स? नहीं, पब्लिक कंपनी पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, प्राइवेट कंपनी पे होता है। पब्लिक कंपनी बोला है ऊपर, ध्यान रखिएगा इस बात का, है ना। नेक्स्ट है, कैन इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट शेयर? येस, अ पब्लिक कंपनी कैन अप्लाई टू सब्सक्राइब। डायरेक्टर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन क्वालिफिकेशन शेयर्स। डायरेक्टर्स को जरूरत होती है क्वालिफिकेशन शेयर्स लेने की, तो सी ऑप्शन है जो अप्लाई होता है, ठीक है ना। तो कैन इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट शेयर्स, दैट इज एक्सक्लूसिव टू अ पब्लिक कंपनी, अदर्स आर नॉट इवन फीचर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट कंपनी? अब जब ये कंपनी कह रहा है तो मैं मानूंगा कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों की बात कर रहा होगा, है ना। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इनकॉर्पोरेटेड विद अ मिनिमम ऑफ 2 मेंबर्स। तो प्राइवेट कंपनी तो हो जाती है पर पब्लिक नहीं होती। पब्लिक इनकॉर्पोरेट करने के लिए 7 चाहिए, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू बट जस्ट फॉर प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक पे नहीं करता। सो दैट्स व्हाई दिस कैन नॉट बी a correct statement. Company has an access to huge capital resources. सही बात है, कंपनी के पास रहता है, पब्लिक कंपनी के पास रहता है, और प्राइवेट कंपनी भी बहुत सारे इंडिविजुअल्स ले लो तो आपके पास एक्सेस रहेगा कैपिटल के लिए। कंपनी इज अ लीगल पर्सन, यस पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों ही रहती है। कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, यस कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है? तो ए नॉट करेक्ट है, सही ना। A is not correct because to form a private company you need 2 members, but to form a public company you need 7 members. So a company form of organization cannot be incorporated with minimum of 2 members. मैं जब तक कंपनी के अंदर पब्लिक और प्राइवेट दोनों की बात हो रही है ये ना मानूं, इस क्वेश्चन का कोई करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता। अगेन आई वुड से नॉट अ वेरी वेल ड्राफ्टेड क्वेश्चन, नॉट अ प्रॉपरली ड्राफ्टेड क्वेश्चन। आई फील फॉर यू गाइज, आई अंडरस्टैंड के ऐसे कुछ क्वेश्चंस के अंदर क्या है कि यू आर एट अ मर्सी ऑफ फॉर्चून एंड मर्सी ऑफ what the evaluator and what the framer of the question was thinking while framing the question, and वहाँ पर उनकी अंडरस्टैंडिंग में जब तक आप ना जाओ तब तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं लगता। ये जनरल थॉट प्रोसेस को कंसिडर करते हुए बना हुआ क्वेश्चन नहीं, एक स्पेसिफिक चीज़ को ध्यान में रखते हुए फ्रेम्ड क्वेश्चन है, तो फिर वो स्पेसिफिक क्वेश्चन में भी मेंशन होना चाहिए था, जो नहीं किया है, जो कि सही नहीं है। दिस वॉज सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में हम 4 क्वेश्चंस छोड़ सकते थे। मैं फिर कहूँगा आपको जब आप अपनी एक्चुअल प्रैक्टिस करें तब जो क्वेश्चंस लीव करने हैं उसकी भी प्रैक्टिस करें,
क्योंकि क्वेश्चन को लीव करना भी एक आर्ट है जो आपको समझनी है, और OMR के अंदर भी ब्लैंक्स छोड़ के आने, इसको भी ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस मेरे हिसाब से बिल्कुल इस तरीके से होनी चाहिए जैसे आप एग्जाम में देंगे, बिल्कुल कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, स्टॉप वॉच को ध्यान में रखते हुए और एक प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट करके एक्चुअल OMR फिल करते हुए आप पेपर की प्रैक्टिस करिएगा। वो बेस्ट आपको अक्वेंट करेगा फॉर द एनवायरनमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, और है ना एलियन एनवायरनमेंट नहीं लगेगा एग्जाम वाले दिन के, अरे मैं किधर आ गया हूँ या आ गई हूँ, या ये एनवायरनमेंट कैसा है और ये OMR हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, है ना। दैट इज़ वाई स्कूल्स में भी प्री बोर्ड प्री टर्म एग्जामिनेशन लिए जाते हैं, ताकि आपको एनवायरनमेंट से अक्वेंट किया जा सके, राइट। सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सो सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर। इसमें से कौन सा सोशल नहीं है? तो एट द टाइम ऑफ होली, एक इंडियन फेस्टिवल है, ऑफकोर्स वी ऑल नो, अ लार्ज नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फर्म जो होती है गेट इन्वॉल्व इन मेकिंग कलर्स विच इज़ यूज्ड इन द सेलिब्रेशन ऑफ दिस कलरफुल फेस्टिवल। तो ये सोशल फैक्टर है भाई, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर है ना, तो ये इंक्लूड हो जाएगा सोशल में। नेक्स्ट है, पर्टिकुलर चैनल रिफ्रेन्स फ्रॉम शोइंग द एडवर्टीजमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एज इट इज बैंड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है किसी प्रोडक्ट को, तो फिर उसका एडवर्टीजमेंट हम नहीं शो कर सकते, या एडवर्टीजमेंट शो करना बैंड हो। प्रोडक्ट की सेल बैंड नहीं हो पर एडवर्टाइज करना बैंड हो, लाइक अल्कोहल, ठीक है ना। और या फिर प्रोडक्ट को सेल करना ही बैंड हो, तो फिर उसका एडवर्टीजमेंट ऑफकोर्स ही बैन रहेगा। एक इलीगल सब्सटेंस को बेचना अलाउड नहीं है, तो उसको एडवर्टीजमेंट करना है सॉलिसिटेशन, और वो भी बैंड ही रहेगा। तो ये सोशल फैक्टर तो नहीं है ना, तो ये लीगल और पॉलिटिकल फैक्टर हो जाएगा। तो इन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोशल फैक्टर, तो दिस इज नॉट, ये लीगल या पॉलिटिकल कह सकते हैं आप, है ना। नेक्स्ट जो है, अब जैसे हमें ये पता चल गया कि ये सोशल नहीं है, तो इसको एकदम से चेक ना कर लें, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि शायद कोई सी ऑप्शन हो वो भी सोशल ना हो, और डी ऑप्शन दे रखो कि बी एंड सी। तो इसका ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एक बार पूरा पढ़ लेने का, है ना। तो सी ऑप्शन कह रखा है, द सेल ऑफ साड़ीज इंक्रीज इन द मंथ ऑफ द ईयर when a large number of marriages takes place in India, the sari manufacturing companies make a special plan for the sale of these months. शादी का जब सीज़न आता है तब साड़ी की सेल बढ़ जाती है, तो बिजनेस स्पेशल प्लान्स बनाते हैं कि तब हमारे प्रोडक्शन को थोड़ा अप कर दिया जाएगा, ताकि जो इंक्रीज डिमांड है मार्केट के अंदर उसको केटर किया जा सके। तो ये भी सोशल एनवायरनमेंट का ही फैक्टर है, इसको ध्यान में रख के बिजनेस अपना प्लान क्रिएट कर रहा है, तो ये भी सोशल है। डी ऑप्शन है ए एन सी, तो ए एन सी दोनों सोशल हैं, बी सोशल नहीं है। ऊपर इन्होंने पूछा था कि सोशल कौन सा नहीं है, नॉट अ पार्ट, है ना। क्वेश्चन पढ़ते टाइम बिल्कुल सही ध्यान देना है, ऐसा ना पूछा हो कि कौन सा पार्ट है तो डी ऑप्शन सही है, पर नॉट अ पार्ट है तो फिर ए ऑप्शन सही है, सॉरी बी ऑप्शन सही है, सो बी वी वुड चेक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अरविंद स्टार्टेड हिज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वही इतनी सारी बातें कर रखी है, सबसे पहले पढ़ लेता हूँ, व्हाट कुड बी दी बेस्ट सोर्स ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। इसको बेस्ट ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली ये पढ़ना है। अब ये 3 लाइनों का केस पढ़ लेता हूँ। अरविंद स्टार्टेड हिज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन जम्मू एंड कश्मीर, स्कार्फ बोथ वुलन एंड सिल्क स्कार्फ ये बना रहे थे। हिज बिजनेस वॉज नॉट पिकिंग अप इन द मार्केट एज डिजायर्ड, ही फाउंड आउट द रीजन हिज स्कार्फ्स वर नॉट सेलिंग वॉज ड्यू टू देयर कलर। उनका कलर लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वो नहीं बिक रहे थे। What could be the best source of this information? मैन्युफैक्चरर, ये तो खुद है, इसको कैसे पता होगा कि कलर की वजह से वो नहीं बिक रहे। रिटेलर, दे मस्ट नो, क्योंकि रिटेलर ने दुकान पे माल रखा हुआ है, और जब कस्टमर बोलता है कि ये स्कार्फ नहीं चाहिए, तो रिटेलर को क्या प्रॉब्लम है, मैं सर अच्छा तो है, तो कस्टमर रिटेलर को बता देगा कि लोगों को कलर पसंद नहीं आ रहा। कॉम्पिटिटर, वाई वुड योर कॉम्पिटिशन टेल यू कि आपका स्कार्फ क्यों नहीं बिक रहा है। गवर्नमेंट ब्यूरो इस तरह का इन्वेस्टिगेशन आपके लिए नहीं करते। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से आप ये सर्विसेज ले सकते हैं, एनवायरनमेंट स्कैनिंग की, मार्केट सर्वे की, या मार्केट रिसर्च की। तो इधर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रिटेलर्स। सिंपल कॉमन नॉलेज का क्वेश्चन है, बेसिक एप्टीट्यूड लगा के भी सॉल्व किया जा सकता था इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों हम। रमेश start his day with reading all the newspaper and has taken keen interest towards all business news and articles। नीचे पढ़ लेते हैं मांगा क्या है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में आइडेंटिफाई द वे ऑफ ट्रेंड स्पॉटिंग एट दिस लेवल। तो ट्रेंड स्पॉट कैसे किया ये बताना है। पढ़ लेते हैं इन्होंने किया क्या क्या है। रमेश स्टार्ट हिज डे by reading all newspapers and has taken keen interest toward all business news and articles। तो रीड तो करता है ही,
पर देख लेते हैं क्या रीड करने से ही इनको कोई अपॉर्चुनिटी स्पॉट हुई थी, ट्रेंड स्पॉट हुआ था या नहीं. ही कनेक्ट्स द आर्टिकल विद द ऑब्जर्वेशन ही मेड ओवर द ईयर्स. तो इन आर्टिकल्स को अब ये अपनी ऑब्जर्वेशन से कनेक्ट कर रहा है, एक एडिशनल चीज और कर रहा है. सिर्फ पढ़ के ट्रेंड नहीं पता चल रहा, अपनी ऑब्जर्वेशंस और आर्टिकल्स को कनेक्ट कर रहा है. तो एक्सपीरियंस भी लग रहा है यहाँ पे और रीडिंग की हैबिट भी लग रही है. ओवर द ईयर्स विच ही नोज विल इवेंचुअली लीड टू बिजनेस बूस्टिंग इनसाइट्स. और फिर इसको पढ़ के कुछ बिजनेस बूस्टिंग इनसाइट्स मिल जाएंगे. आइडेंटिफाई द वे ऑफ ट्रेंड स्पॉटिंग एट दिस लेवल. दिस इज नॉट रीड ट्रेंड. सो इफ अ स्टूडेंट क्विकली जम्प्स ऑन जस्ट बाय द रीडिंग के न्यूज़पेपर रीड कर रहा है तो रीड ट्रेंड हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा दोस्तों. दिस इज थिंक ट्रेंड. इन्होंने सोचा है ट्रेंड को, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस प्लस रीडिंग दोनों एप्टीट्यूड्स लग रहे हैं ट्रेंड जनरेट करने के लिए, ट्रेंड स्पॉट करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन है दोस्तों ब्रेक इवन पॉइंट का. तो चलिए फटाफट से इसे सॉल्व कर लेते हैं. मून फार्मा लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स फेस मास्क एंड फेस शील्ड अमिड्स दी कोविड-19 पेंडेमिक. फिक्स कॉस्ट दे रखी है इंटायर ऑपरेशन की 1,40,000. फेस मास्क की और फेस शील्ड दोनों ही प्रोडक्ट हैं. फेस मास्क और फेस शील्ड की सेलिंग प्राइस हमें दे रखी है 30 पर यूनिट है और दूसरे की 50 है. वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है. तो सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट जब मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा. ब्रेक इवन पॉइंट अगेन फिर से बता दूं कि चैनल पे एक डिटेल्ड वीडियो दे रखा है, कंसेप्चुअली मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ब्रेक इवन पॉइंट को. तो वो वीडियो आप देख सकते हैं टू नो एंड अंडरस्टैंड व्हाट ब्रेक इवन पॉइंट एज अ कॉन्सेप्ट इज़. थोड़ा सा लिमिटेड स्कोप रहता है टीचर्स का, इवैल्यूएटर्स का, आपको शायद इतना अच्छे से वो ना सिखा पाए ब्रेक इवन पॉइंट. वो वीडियो देख लेना, उसके बाद आपको डेफिनेटली ब्रेक इवन पॉइंट अच्छे से कंसेप्चुअली समझ में आ जाएगा. तो 30 में से 20 सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाता है 10 का. 50 में से 30 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आ जाता है 40 का. सेल्स मिक्स दे रखा है 60 एंड 40%. तो अब ये जो कंट्रीब्यूशन मैंने अचीव किया है, इस कंट्रीब्यूशन पे मैं ये सेल्स मिक्स लगा दूंगा. तो 10 का 60% इज 6 एंड 20 का 40% इज 8. ये मेरा वेटेड कंट्रीब्यूशन हो गया. अब ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है दोस्तों फिक्स कॉस्ट अपॉन समेशन वेटेड कंट्रीब्यूशन. फिक्स कॉस्ट हमें क्वेश्चन में बता रखी है 1,40,000 रुपए की, और समेशन वेटेड कंट्रीब्यूशन मतलब फेस मास्क और फेस शील्ड का दोनों का कंट्रीब्यूशन ऐड करके लिखना है, दैट इज 14. तो 1,40,000 डिवाइडेड बाय 14, यहाँ पर 10,000 पीस आंसर आ जाता है. ब्रेक इवन पॉइंट फॉर फेस मास्क विल बी. अब देखना क्वेश्चन में वी शुड नॉट बी क्विक. मैं खुद मिस्टेक कर रहा था यहाँ पे, हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए आंसर करने की. इन्होंने पूछा है कि ब्रेक इवन पॉइंट फेस मास्क का कितना रहेगा. 10,000 यूनिट्स तो पूरे ऑपरेशन का ब्रेक इवन पॉइंट है, जो फेस मास्क और फेस शील्ड मिलाकर है. इन्होंने फेस मास्क पूछा है, तो अब इस पे वापस हमें सेल्स मिक्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें पता चलेगा कि इसमें से फेस मास्क का कितना है और शील्ड का कितना है. तो इसको डिवाइड करने के लिए वापस सेल्स मिक्स लगा देते हैं, जो क्वेश्चन में इधर का था 60 एंड 40%. तो 6,000 यूनिट फेस मास्क का रहेगा. तो बी इज़ दी करेक्ट आंसर. चेक कर लेते एक बार आंसर. यस, बी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन. तो इस बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में मांगा क्या. पूरा सॉल्व करके भी आप गलत ऑप्शन करेक्ट कराएंगे, और ये जो सोल्यूशन आपने किया होगा, जितना हमने यहाँ प्रेजेंटेशन दी है सोल्यूशन की, इसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि मल्टीपल चॉइस है. तो मल्टीपल चॉइस में यहाँ डिसएडवांटेज भी रहेगी. तुक्के लग जाएंगे आपके कई बार ABCD में, पर ऐसी सिचुएशन में आप ट्रैप में भी आ जाओगे. सो एग्जामिनर के पास भी कुछ कुछ पावर्स हैं, वो ऐसे आंसर्स ऑप्शन में दे सकता है जो आप मिस्टेकनली इवैल्यूएट करोगे या कंप्यूट करोगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 29. द स्कोप ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज डिटरमाइंड बाय. कंपनी किस हद तक काम कर सकती है, कंपनी का स्कोप कहाँ तक रह सकता है, वो क्या चीज़ डिसाइड करेगी. तो कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड तो आप जा ही नहीं सकते हो, क्योंकि आप फॉर्म ही कंपनीज एक्ट में हुए हो. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड भी आप काम नहीं कर सकते हो. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी के अंदर कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज बताता है उसके अंदर. तो ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर आप कोई काम नहीं कर सकते, वो इलीगल माना जाएगा. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो भी कंपनी का स्कोप डिसाइड करती है. तो ऑल द 3 डॉक्यूमेंट्स डिसाइड्स द स्कोप ऑफ अ कंपनी. सो ABC 1 2 3 तीनों ही ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. राइट.
असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं हमारे पेपर में। तो असर्शंस एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन ऐसा ना कोई नई डिस्कवरी नहीं हो गई क्वेश्चन की जिससे हमें घबराने की ज़रूरत है कि सर हम कैसे करेंगे असर्शन, कुछ भी नहीं। असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन आर मोस्टली ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन, तो बिल्कुल स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेज दे रखी है उसे पढ़ो। असर्शन एक स्टेटमेंट कहा जाएगा, वो स्टेटमेंट सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। अब अगर वो सही है तो क्यों सही है उसका नीचे रीजन होगा, गलत है तो क्यों गलत है उसका नीचे रीजन होगा। आपको बताना है कि असर्शन और रीजन में से क्या सही है क्या गलत, और अगर असर्शन सही है तो क्या रीजन उसका करेक्ट रीजन है। तो बेसिकली सिंप्लीफाई करूं इसको आपके लिए, तो असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आर टू स्टेटमेंट, बोथ आपको इवैल्यूएट करने ऑन द एलिमेंट्स ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। ऐसा हो सकता है कि असर्शन भी ट्रू हो रीजन भी ट्रू हो बट रीजन असर्शन का नहीं हो। जैसे मैं बोलता हूँ सन राइजेज इन ईस्ट, ये ट्रू स्टेटमेंट है, एंड द टेबल आई एम कंडक्टिंग दिस वीडियो लेक्चर ऑन इज मेड ऑफ अ वुड, ये भी एक करेक्ट रीजन है, बट ये रीजन सन के ईस्ट से राइज करने का रीजन नहीं है। तो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बोथ आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट रीजन फॉर दी सेड असर्शन। एक एग्जाम्पल दिया मैंने। तो बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स ही है, टू द कोर ट्रू एंड फॉल्स है विद सम ट्विस्ट एंड मसाला इन इट। नंबर 30 कर लेते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, नीड्स एंड प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट इन द इन्वायरमेंट। सही है, बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। रीजन, अपॉर्चुनिटी स्पॉटेड बाय एनालाइजिंग द इन्वायरमेंट। अपॉर्चुनिटी स्पॉटेड बाय एनालाइजिंग द इन्वायरमेंट, दिस इज ऑल्सो ट्रू। बट अपॉर्चुनिटी मिलेगी कैसे इन्वायरमेंट को स्कैन करके? नीड्स का फुलफिलमेंट और प्रॉब्लम का क्रिएटिव सल्यूशन आपको अपॉर्चुनिटी देगा। ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर सीधी सीधी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। सो ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, बट आर ए का रीजन करेक्ट नहीं है। सही है ना? सो बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नीड्स एंड प्रॉब्लम्स एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करेंगी, बट वो अपॉर्चुनिटी थोड़ी हुई। अपॉर्चुनिटी इज स्पॉटेड बाय गिविंग solution to needs and problems, then you spot the opportunity. but needs and problems environment में मिलती है तो opportunity भी environment spotting से तो मिलेगी। करेक्ट है क्या? so very concept based question this was, layered question था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। can all ideas be converted into opportunities? no, all ideas cannot be converted into opportunity। आइडिया को अपॉर्चुनिटी बनने के लिए अच्छा मार्केट स्कोप, पॉसिबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव होना चाहिए, तो सी ऑप्शन। Yes, an idea leads to opportunity. No. Yes, only if it assured market scope. मार्केट में स्कोप यही काफ़ी नहीं है, मार्केट में कई चीज़ों का स्कोप होता है, पर उसका फिर रिटर्न भी अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है ना? तो एंटरप्रेन्योर्स के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज इनफ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हर आइडिया को लेकर बिजनेस बना दे, उसके लिए प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए। 32nd क्वेश्चन करते हैं। एन इकोनॉमिक आइडिया विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू क्रिएट अ बिजनेस एंटरप्राइज एंड अर्न प्रॉफिट्स मस्ट possessed with प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ आइडिया। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे फर्स्ट चैप्टर का। इकोनॉमिक आइडिया मतलब एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक आइडिया विद द एबिलिटी टू बी कन्वर्टेड इनटू एन एंटरप्राइज। तो उसके फीचर्स दे रखे थे, प्रैक्टिकल होना चाहिए आइडिया, करने लायक होना चाहिए, कॉम्पिटेंस होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर के अंदर, उस आइडिया को करने की काबिलियत होनी चाहिए। आइडिया हो सकता है कि एक नई क्रिकेट टीम के आप कैप्टन बन सकते हैं, पर आपको फिर क्रिकेट खेलना भी आना चाहिए, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, बाकी आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। फ्यूचर ग्रोथ का पोटेंशियल भी होना चाहिए। तो ए बी सी तीनों ही ऑप्शन सही हैं यहाँ पर, ए बी एंड सी, राइट। 33rd क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं नीचे मांगा क्या है। तो नीचे आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ बिजनेस प्लान विच विल हेल्प द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर टू डिसाइड एंड रिक्रूट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सन्स फॉर ईच डिपार्टमेंट। ऊपर का केस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के लिए कौन सा प्लान एप्लीकेबल रहेगा? तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम ही पूरा ह्यूमन रिसोर्स प्लान से रहता है। ह्यूमन रिसोर्स प्लान एंड मैन पावर प्लान आर वन एंड द सेम थिंग। मैन पावर प्लान इज एन एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लान। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लान, मैन पावर प्लान यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पूरी केस स्टडी भी पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। अमेज लिमिटेड थी, एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चर कर रही थी, 4 डिपार्टमेंट थे, परचेज, मार्केटिंग एंड सेल्स। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट पढ़ रहा हूँ इसको। फाइनेंस एंड वेयर हाउसिंग एज द डिमांड प्रोडक्ट ड्यू हो गई तो इनको और एम्प्लॉयज़ हायर करने की जरूरत थी। फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट के लिए तो हायर करेगा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इसको इस तरीके से हायर कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ड्यूरिंग द पैंडमिक द वर्स्ट हिट वर फैमिलीज, नीचे पढ़ लेते हैं मांगा क्या है. दिस सर्विस प्रूव टू बी अ ग्रेट सपोर्ट फॉर सफरिंग फैमिलीज. व्हाट वाज द सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ बेसिक आइडिया. सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ बेसिक आइडिया पूछा है, आइडिया फील्ड्स नहीं पूछा है. अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे तो वहाँ पे मैंने बताया है कि बेसिक आइडिया और आइडिया फील्ड्स में किस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट किया जा सकता है. सोर्स ऑफ बेसिक आइडिया ये नीचे दे रखे हैं. इनोवेशन, इन्वेंशन, प्रॉब्लम एंड कंपटीशन, दीज आर सोर्सेज ऑफ बेसिक आइडिया. आइडिया फील्ड्स आर नेचुरल रिसोर्सेज, सर्विस ड्रिवन, डिमांड ड्रिवन, क्रिएटिव एफर्ट्स, वो सब आइडिया फील्ड्स है ना. तो यहाँ पे हमें सोर्स ऑफ बेसिक आइडिया बताना है. पढ़ लेते हैं इनको बेसिक आइडिया कहाँ से मिला था. तो पैंडेमिक की बात करिए तो यूजुअली पैंडेमिक की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई होगी, वही होगा मोस्टली. Worst hit were the families who were infected by the virus and had no source for home-cooked nutritious food. Chili Chills is a multi-cuisine chain of restaurants operating throughout Delhi by a well-established network of outlets. The owner of the chain understood the concern and started serving 3-course meals to such families on payment basis. The interested customers had to log in the website, select their location and set their menu for the day. दिस सर्विस प्रूव टू बी ग्रेट सपोर्ट. तो प्रॉब्लम थी क्योंकि जो सफ़र कर रहा है कोविड से वो इंसान खुद के लिए खाना नहीं बना सकता, तो उनके लिए घर पे खाना डिलीवर कर देते थे. तो ये सोर्स ऑफ बेसिक आइडिया प्रॉब्लम है यहाँ पर, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. 35th भावना माया, अगेन पढ़ लेता हूँ. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिस ट्रियो विल फॉर्म. तो 3 लोग हैं, या तो पार्टनरशिप होगा या पार्टनरशिप नहीं तो प्राइवेट कंपनी होगा. पब्लिक कंपनी का कोई सेंस बनता नहीं 3 लोगों में. तो भावना माया अद्विक इंटीरियर डिज़ाइनर है. वॉज टेकिंग ऑफ इन अ बिग वे. पहले से इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम कर रहे. देयर टैलेंट वॉज इन हाई डिमांड. नाउ द ट्रियो नीडेड टू हायर मोर एम्प्लॉईज since the need of the company were changing. They reviewed their personal circumstances, finances and goals. They decided to legally organize their organization into one with a limited liability. जनाब लिमिटेड लाइबिलिटी तो पार्टनरशिप में नहीं होती है. पब्लिक कंपनी बनाने के लिए बहुत कम लोग हैं, आप 7 लोग चाहिए, तो प्राइवेट कंपनी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. पब्लिक और बी और डी ऑप्शन देखिए. अब आप बी और डी इज़ सच अ लेजी वे टू ड्राफ्ट अ क्वेश्चन. बी और डी ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन ही, सेम ऑप्शन ही हो गए, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. 36th क्वेश्चन. मोटाराम रन्स अ स्मॉल बिजनेस. ये फिर से बीईपी का क्वेश्चन है. हमें मांगा हुआ है टोटल ब्रेक इवन पॉइंट. तो वापस वही चीज़ करूँगा. सबसे पहले कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर. तो कंट्रीब्यूशन 350 माइनस 250, इसका 100 पर यूनिट है. 250 माइनस 150, तो इसका भी 100 पर यूनिट है. सेल्स मिक्स दे रखा है 55% का, तो यहाँ पे वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 55 और इधर आ जाएगा 45. 55 प्लस 45 दैट्स 100 अगेन. और टोटल फिक्स कॉस्ट है 1 लाख रुपए की. सो टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन. ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन समेशन वेटेड कंट्रीब्यूशन. तो टोटल फिक्स कॉस्ट 1 लाख की है डिवाइडेड बाय 100. सो दैट गिव्स अस 2 0 से 2 0 कट कर दिए दोस्तों, तो 1000 बॉक्सेस इज दी करेक्ट आंसर. यहाँ पे टोटल बीईपी मांगा था, काम खत्म हो गया. अब अगर ये हमें कहे कि ऑर्गेनिक फ्रूट और इनमें डिवाइड करना है तो 550 एंड 450, वही सेल्स मिक्स फिर से अप्लाई कर दूंगा. क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं. चलिए. जॉर्ज कुट्टी हैज़ अ, क्या पूछा है ये देख लेते हैं. आइडिया फील्ड बतानी है. आइडिया फील्ड क्या है इनके पास. तो जॉर्ज कुट्टी हैज़ अ कॉफ़ी बीन प्रोसेसिंग यूनिट इन केरला. ड्यूरिंग द पैंडमिक ही हैज़ लर्न डिफरेंट स्टाइल्स टू मेक कॉफ़ी. पैंडमिक में आपने देखा होगा सोशल मीडिया के अंदर कितने लोग लग गए थे कॉफ़ियाँ बनाने में. ये डलगोना टाइप की कॉफ़ी जो है ये कई लोगों ने बनाई थी. तो इन्होंने भी यही किया, बैठे बैठे घर पे इन्होंने डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ कॉफ़ी प्रिपेयर करी. ही स्टार्टेड इम्प्रोवाइजिंग हिज प्रोडक्ट एंड रेंज टू मेक कॉफ़ी प्री मिक्सेस इन डिफरेंट वेरिएंट्स. लाइक कॉफ़ी के प्री मिक्सेस बनाए. देखो ये लाटे, मौका, डलगोना आर वेरिएंट्स ऑफ कॉफ़ी. ये इन्होंने इनोवेट नहीं करी, तो बहुत टाइम से एग्जिस्ट करती है मार्केट के अंदर. दे आर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ कॉफ़ी, राइट. इन्होंने प्री मिक्सेस बनाए. प्री मिक्सड है ये. अब आपको अपने एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे. ये मिक्स बना दो. ये मिक्स सीधा कंटेनर में मे बी ऐड सम वाटर और हॉट वाटर और मिल्क टू इट एंड मेक. आई थिंक वाटर ही ऐड होगा क्योंकि लाटे एंड मोका आर डिफरेंशिएटेड विद द अमाउंट ऑफ मिल्क इन देम. आई मे बी रॉन्ग. तो विच विल इवेंचुअली हेल्प हिम टू एस्टैब्लिश अ प्लेस फॉर हिज ब्रांड इन द बेवरेज इंडस्ट्री. इनकी आइडिया फील्ड क्या है. तो इनकी आइडिया फील्ड इनके क्रिएटिव एफर्ट्स है.
ही वॉज वेरी क्रिएटिव ड्यूरिंग दी लॉकडाउन, और उस दौरान इन्होंने कॉफ़ी बनाने का इनको शौक लगा और इन्होंने प्री मिक्सेस क्रिएट किए। तो ये क्रिएटिव एफर्ट्स से निकले। मार्केट में कोई डिमांड विमांड नहीं थी, कुछ लोग सोशल मीडिया पे कॉफ़ी बना देते हैं, दैट इज़ नॉट डिमांड इन द मार्केट, है ना। तो मार्केट ड्रिवन नहीं है, ट्रेडिंग रिलेटेड आइडिया नहीं, एक जगह से खरीद के दूसरी जगह कॉफ़ी नहीं बेच रहे, सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, है ना। आप कॉफ़ी का रेस्टोरेंट नहीं खोला, इन्होंने प्री मिक्सेस खोले, उनको रिटेल करेंगे। प्री मिक्सेस मार्केट में पहले से नहीं थे। प्री मिक्स्ड पाउच है या सैशे है या कुछ बॉक्स है कॉफ़ी का, तो आइडिया फील्ड क्रिएटिव एफर्ट्स करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है केस को और समझना है, एकदम जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं नीचे क्या कहा गया है। तो अगेन ये जो है ना क्वेश्चन, ये फिर से ब्रेक इवन पॉइंट का ही है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मांगा क्या है इन्होंने, बेस्ड ऑन द ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट निकालो फिर उसका एनालिसिस करो। विल इट बी इकोनॉमिकली वायबल फॉर अलोमा आयुर्वेदिक लिमिटेड टू कंटिन्यू विद द प्रोडक्शन ऑफ दीज इम्यूनिटी शॉट्स, है ना। कंटिन्यू करना अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, ये हमें चेक करना है। वायबिलिटी, ब्रेक इवन पॉइंट का कॉन्सेप्ट ही यही होता है, पता करना कि आप ब्रेक इवन के ऊपर हैं या नहीं, और दोनों में से कौन सा सेल्स मिक्स आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो इनकी फर्स्ट वाला जो है एलोवेरा और टर्मरिक मिला हुआ है इसके अंदर, 50 - 25, यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 25 का। दूसरा है 75 - 45, तो 75 - 45 ये आ गया 30 का कंट्रीब्यूशन इधर। फिर सेल्स मिक्स दे रखा है 4000 और 6000 का, तो सेल्स मिक्स से इनका 4:6 का रेशियो, 3:2 का रेशियो करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज में हमको सेल्स मिक्स की, आपने जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे टेक्स्ट बुक से या किसी रेफरेंस बुक से, वहाँ पर सेल्स मिक्स आपको हमेशा परसेंटेज में दे रखा था। पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी मोस्टली ऐसे ही थे। तो इफ़ यू आर अक्विंटेड टू दैट, व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ आप सेल्स मिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आराम से। कैसे करेंगे, 4000 और 6000 दे रखा है, 4000 और 6000, तो जो फर्स्ट एलो टर्म है इसका सेल्स मिक्स निकालना है मुझे, तो आई हैव टू सिंपली डू वन थिंग, 4000 डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स हियर इज 10,000 शॉट्स, राइट। तो 4000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100, ये परसेंटेज निकल गया विच इज 40%, और इसका हो जाएगा 60%। अब मैं वेटेड कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लेता हूँ यहाँ पर। ये जो कंट्रीब्यूशन मेरा निकला है इस पे ये मैं मिक्स लगा दूंगा। 25 का 40% इज 10 आई बिलीव, 25 इंटू 40% इज 10, और 30 का 60% इज 18, है ना। 30 का 60% इज 18, तो वेटेड कंट्रीब्यूशन निकल गया 10 and 18 का, दैट इज समेशन वेटेड कंट्रीब्यूशन हो जाएगा हमारा 28 का। नाउ वी नीड BEP, सो ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन वेटेड कंट्रीब्यूशन। टोटल फिक्स कॉस्ट है 5,60,000 की, डिवाइडेड बाय समेशन वेटेड कंट्रीब्यूशन इज 28, 5,60,000 डिवाइडेड बाय 28, दैट इज 20,000 यूनिट्स आपको सेल करनी है। अभी आप सेल्स मिक्स इस साल 10 ही कर पा रहे हो, तो इन्होंने पूछा है बेस्ड ऑन द ब्रेक इवन एनालिसिस विल इट बी इकोनॉमिकल वायबल। नो, अभी तो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, क्योंकि जो सेल्स मिक्स है वो 10 का है और आपको टोटल 20 बेचने। येस देयर इज अ बिग मार्केट, नो। सेकेंड, नो बिकॉज देयर इज लिमिटेड वेराइटी ऑफ इम्यूनिटी बूस्टिंग शॉट्स, ये भी नहीं है। नो बिकॉज द ब्रेक इवन पॉइंट इज वेरी ग्रेटर देन द कंबाइंड सेल ऑफ द टू वेराइटीज, येस, सी इज द ऑप्शन। अदर ऑप्शंस भी हो सकते हैं, पर जब तक ब्रेक इवन पॉइंट क्रॉस नहीं होता ये बाकी सारे ऑप्शंस मैटर ही नहीं करते। मार्केट है नहीं है, अरे मार्केट हो तो भी मैं बेचने नहीं जाऊंगा क्योंकि BEP नहीं आ रहा है, सही है ना। और मार्केट नहीं हो, छोटा ही मार्केट हो, पर मेरा BEP क्रॉस हो रहा है और मेरे को एक्सेप्टेबल है ऊपर वाला प्रॉफिट, तो मैं बेच दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जैसा कि हमने भी किया है। 39th क्वेश्चन करते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिव एफर्ट्स। क्रिएटिव एफर्ट्स को कौन करता है, डेवलप एंड इम्प्रूव एन एग्जिस्टिंग और अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, ये इनोवेशन है। compete with एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस, इसमें कोई क्रिएटिव एफर्ट नहीं लग रहा, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विस से आप compete कर रहे हैं। तो फाइंड अ न्यू प्रोसेस और रिसोर्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट बन रहा है पर उसको बनाने का मैंने कोई नया प्रोसेस निकाल दिया या कोई नया रिसोर्स अप्लाई कर लिया। पेपर बनते थे,
पेपर वुड से बनते थे, आपने काऊ डंग से बना लिए या किसी से बना लिए, है ना। तो अब क्या है, आपके पास एक नया वर्जन है बनाने का, है ना। हाइपोथेटिकल सिचुएशन कह रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि एक नया रिसोर्स लग गया, वो नए रिसोर्स से शायद कॉस्ट रिड्यूस हो जाए। सो ऐसी सिचुएशंस क्रिएटिव एफर्ट्स होती है। तो फर्स्ट वाला है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विस को आप डेवलप कर रहे हैं तो ये क्रिएटिव एफर्ट से ही होगा ऑफ कोर्स। और दूसरा वाला जो पॉइंट है हमारा वो है कि आपने क्या किया है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से कंपीट कर रहे हैं, इसमें कोई क्रिएटिव एफर्ट नहीं लग रहा। तो 1 and 3 है, बोथ 1 and 3, राइट। सो बोथ 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। 48th क्वेश्चन करते हैं, अगेन असर्शन एंड रीजन बेस्ड है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। अ कंपनी विच इज suffering huge losses can be shut down only by following the procedures laid down in Companies Act। सही बात है, कंपनीज एक्ट के प्रोसीजर के बिना आप कंपनी बंद नहीं कर सकते। कंपनी कैन बी बॉन्ड एज वेल एज लिक्विडेटेड ओनली बाय लॉ, दोनों ही बातें सही हैं। असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी उसका ट्रू है। कंपनी कैन बी क्रिएटेड एंड एंडेड ओनली बाय लॉ, लॉ ही बनाता है और लॉ ही बंद करता है। 41st क्वेश्चन, नॉनिका लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ कैलकुलेटर्स, अगेन बीईपी का ही क्वेश्चन है। तो चलिए फिर से, मांगा क्या है, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन ही मांगा है यहाँ पे। तो ठीक है, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन निकाल देते हैं। सेलिंग प्राइस फर्स्ट प्रोडक्ट की 370 माइनस 120, कंट्रीब्यूशन इसका आ गया 250 का। इस पे 70% का वेट लगा दूंगा मैं, तो 175 का वेटेड कंट्रीब्यूशन है। दूसरा प्रोडक्ट है 575 की सेलिंग प्राइस है और 175 की वेरिएबल कॉस्ट है। तो 400 रुपये का यहाँ पर क्या रहा, कंट्रीब्यूशन रहा, माइनस इसमें माइनस नहीं, इस पर 30% कर दूंगा तो 120 का क्या हो जाएगा, वेटेड कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो समेशन वेटेड कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं, 120 प्लस 175 दैट्स 295। 295 तो ऑप्शन ही नहीं दिया है इन्होंने। लेट्स सी इनका करेक्ट आंसर क्या है, 650। सो वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन विल बी, कैलकुलेशन एरर तो नहीं है, लेट मी चेक। 370 माइनस 120 दैट्स 250, 250 इंटू 70% दैट्स 175, 575 माइनस 175 दैट्स 400, 400 इंटू 30% इज 120, सो 295 आ रहा है। और इन्होंने लिख रखा है वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन विल बी 650। हाउ हैव दे डन दैट? Selling price per box, variable price, sales mix 70 and 30, weighted average contribution will be option A 650. I don't think that's a correct answer here. Question गलत है ये। Nonika Limited manufactures 2 types of calculators, basic model and scientific calculators. The total fixed cost of the entire operation is 1,40,000. Weighted average contribution would be, let me check एक बार, शायद क्या पता BEP ऐसा कुछ आ रहा हो। 1,40,000 divided by 175 plus 120 is 295। मेरे हिसाब से तो वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन 295 का है, राइट। 1,40,000 divided by 295 that's 474 calculators। 1,40,000 divided by 295, so that's not a correct question here. This is not a correct question. weighted average contribution 650 इन्होंने दे रखा है, बट ये सही नहीं है। सी ऑप्शन अगर 295 होता तो वो करेक्ट होता, राइट। सो दिस इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 42। WX लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ इनोवेटिंग अ न्यू पेन ड्राइव विच, पूछ देख लेते हैं नीचे मांगा क्या है। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स एप्टली डिस्क्राइब द सिचुएशन। क्या है, ट्रेंड स्पॉटिंग है, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय इंट्रोड्यूसिंग एन इनोवेटिव प्रोडक्ट है, ठीक है। तो WX लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ इनोवेटिंग अ न्यू पेन ड्राइव विच, पेन ड्राइव स्पेशली फॉर टीचर्स विच विल हैव अ बिल्ट इन एंटीवायरस एंड विच कैन बी वॉर्न लाइक अ वॉच। हाथ में पहन सकते हैं पेन ड्राइव को लाइक अ वॉच। सो इट मिनिमाइजेज द प्रॉब्लम ऑफ लूजिंग द पेन ड्राइव। Which of the given statements aptly describe the situation? NCERT टेक्स्ट बुक में आप पढ़े तो आइडिया एंड अपॉर्चुनिटी असेसमेंट में प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में एग्जैक्टली सेम एग्जाम्पल विथ एन इमेज दे रखा है। अगर आप टेक्स्ट बुक है मेरे पास, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ यहाँ पर।
आइडिया एंड अपॉर्चुनिटी असेसमेंट जैसे ही स्टार्ट होता है उसमें फर्स्ट यही एग्जाम्पल दे रखा है. ये रहा आइडिया एंड अपॉर्चुनिटी असेसमेंट एंड हियर इज द एग्जाम्पल, है ना. तो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, तो ऑफ कोर्स इसका आंसर प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन है, बी ऑप्शन. दिस इज प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन. मैच द फॉलोइंग करना है हमें. ब्रेक इवन पॉइंट, अ समरी ऑफ प्रोजेक्टेड एसेट्स, नो, ये तो बैलेंस शीट होता है, तो 4 का 1 हो गया. सेकेंड, एक्चुअल पेमेंट्स आर रिसीव्ड और मेड, ये कैश फ्लो हो गया, तो 3 का 2 हो गया. टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ द फर्म, 1 का 3 हो गया. वैसे इतने मिल गए तो आंसर आ जाएगा 1 का 3, 3 का 2 और 4 का 1. ऑप्शन ए सही होना चाहिए. फिर भी देख लेते हैं सेकेंड, प्रोफार्मा इनकम स्टेटमेंट. प्रोफार्मा इनकम स्टेटमेंट नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, तो 2 का 4. ऑप्शन ए सही है. वैसे 2 आ जाते हैं मोस्टली, तो मैच द फॉलोइंग का आंसर मिल जाता है एज लॉन्ग एज जो मैच करने के लिए दोनों कॉलम्स है उसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो. तो क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं. Calculation of break-even point is useful for the entrepreneur as it helps in assessing the maximum level of output to be produced. The effect of change in quantity of input upon production. Input का production पे क्या impact चलता है ये कुछ नहीं बताता. Cost price of the product, ये भी BEP नहीं बताता है. BEP तो cost cover हो रही है या नहीं ये बताता है. Profitable options in the line of production, yes. क्या प्रॉफिटेबल ऑप्शन रहेगा, मतलब क्या मिक्स रहेगा, किसको कितना बनाना चाहिए, कौन से मिक्स में आपको प्रॉफिट आने लगेगा, ये बताता है. मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट टू बी प्रोड्यूस्ड, ये बीईपी नहीं बताता. देखिए ये आपकी कैपेसिटी कितनी है, कितना रॉ मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग आप आउटपुट बनाएंगे, डिमांड को देख के बनाएंगे. बीईपी बता देगा कि अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स कर रहे हैं तो कौन सा प्रोडक्ट आपको ज़्यादा बनाना चाहिए, कौन सा कम बनाना चाहिए, ये पर्टिकुलर मिक्स में बीईपी अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है. 45th क्वेश्चन करते हैं. माइनर पार्टनर्स, पार्टनरशिप कम टू एन एंड, पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी डिस्पोज्ड इन केस ऑफ डेट, कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. यस, माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है, शुरुआत से ही वॉइड होता है. म्यूचुअल एजेंसी जो है, बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय वन और ऑल द पार्टनर्स, सो ये 4th सही हो गया सेकंड का. अनलिमिटेड लाइबिलिटी 3rd का 2nd हो गया. पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ, तो 4th का बचा हुआ जो है वो 1 हो जाएगा. डेथ ऑफ अ पार्टनर, पार्टनरशिप एंड हो जाती है, फिर रिकॉन्स्टिट्यूट फिर भी की जा सकती है, तो 1 का 3, 2 का 4, 3 का 2nd, तो ये ए ऑप्शन यहाँ पर सही है हमारा. आगे बढ़ते हैं. Amar and Akbar started a partnership firm to help the poor and needy. They collected money from various agencies and used it to benefit all those who are in dire need. Which characteristics are they violating? इन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म करी है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ये वायलेट कर रहे हैं. तो पार्टनरशिप इज एन अग्रीमेंट बिटवीन 2 or more persons who have agreed to share profits of a business carried on by all or anyone acting for all. तो यहाँ पर ये प्रॉफिट शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, चैरिटेबल पर्पस के लिए पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं की जा सकती. पार्टनरशिप की डेफिनेशन जो दे रखी है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, वो डेफिनेशन इटसेल्फ कहती है कि कैरिड फॉर अ बिजनेस एक्टिविटी, प्रॉफिट शेयरिंग फॉर अ बिजनेस. तो प्रॉफिट शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, ये गलत हो जाएगा. 47th क्वेश्चन. सेफ फॉर वुमेन, SFW, नीचे पढ़ लेते हैं मांगा क्या है. Which point of importance of scanning the environment does this news indicate? Importance of environment scanning का कौन सा point इस केस से explained है. Environment scanning के 6 importance है. First mover advantage, tapping useful resources, better performance, image building, formulation of strategies and policies वगैरह. तो हमें बताने कि इसमें से कौन सा applicable होता है. Safe for women, SFW has been known brand among working women as the company keeps introducing various new innovative products for safety of women. Their latest product is a pen which can be used as a pocket knife. एक पेन है जो pocket knife की तरह भी रहता है. Safety for women इनका एजेंडा है. This is what the company is known for. अब ये पेन जो नाइफ की तरह यूज हो सकता है, can be used as a defensive tool in case you are attacked or in case you are in danger. ठीक है. This product is in huge demand. Which point of importance of scanning the environment does this news indicate? तो इन्होंने environment scan किया
और पता किया कि विमेन सेफ्टी के लिए क्या इनोवेटिव प्रोडक्ट रह सकता है, और फिर इन्होंने कोई स्ट्रैटेजी इन पॉलिसी नहीं बनाई है, कोई थ्रेट वगैरह को एंगेज, कंपनी को थ्रेट नहीं है ये, इनकी इमेज जिस रीजन पे है उस रीजन का थ्रेट आप कह सकते हो, पर कंपनी पे कोई थ्रेट नहीं है ना। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज नहीं किया है इन्होंने, इमेज बिल्डिंग बिल्कुल करी है। इनकी जो इमेज है दैट दिस कंपनी रिप्रेजेंट्स स्टैंड्स फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड दे हैव मेड अ प्रोडक्ट व्हिच कैन बी यूज्ड एज which can be used by women for their own safety. So image building option हो जाएगा, ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन सेंसिंग अपॉर्चुनिटीज? कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व है सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी को? तो एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व बेसिक आइडिया, यस ये होता है। एबिलिटी टू रीड द इन्वायरमेंट, एबिलिटी टू असेस द इन्वायरमेंट नहीं होता है। एबिलिटी टू हार्नेस डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ये होता है, और इसके बाद होता है विजन एंड क्रिएटिविटी। तो 1 and 4 ओनली। अब हम आ गए हैं सेक्शन सी पे दोस्तों। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 49 अब हम कर रहे हैं। सूर्या एंड हिज फ्रेंड्स चंदर आर इनटू डेवलपिंग सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। नीचे पढ़ लेते हैं, आइडेंटिफाई द फॉर्मेट ऑफ बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन यूज बाय। फॉर्मेट ऑफ बिजनेस प्लान हमें आइडेंटिफाई करना है अब इस केस से। अब केस को पढ़ते हैं हम। सूर्या एंड चंदर are in developing sustainable product that are environment friendly and at the same time carrying value for the customers. They want to develop vegan leather by using aloe vera. Aloe vera को यूज़ करते हुए लेदर बनाना चाहते हैं। They met the officials from Venture Angels company that promotes young entrepreneurs. Hopeful of a positive response, they submitted a detailed, well-written and pleasingly formatted plan. तो वेल रिटन है और डिटेल्ड है, तो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर को दिया है, तो दैट इज रिटन प्रेजेंटेशन फॉर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। एलिवेटर पिच, जैसा कि मैंने पहले भी इसी वीडियो में कहा था कि एलिवेटर पिच एक एलिवेटर राइड में ख़त्म हो जाए उतना क्या कहते हैं उतना बड़ा होता है। पिच डेक विद ओरल नरेटिव एक छोटा स्लाइड शो के साथ एक समरी सा प्रेजेंटेशन होता है। इंटरनल ऑपरेशनल प्लान एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए होता ही नहीं, तो सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। आगे 58th क्वेश्चन पढ़ लेते पहले, नीचे मांगा क्या है। इन आइडेंटिफाई द मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर विच हैज़ इन्फ्लुएंस नासा टू डेवलप मार्स ड्यून अल्फा। अब पढ़ते हैं इसमें लिखा क्या है। In a bid to send astronauts to Mars, US space agency NASA has invited applications for 4 people to live in a simulated Martian exploration habitat in order to prepare them for real life challenges of future missions to the red planet. NASA started taking applications for participants to live for a year in Mars Dune Alpha, a 1700 square foot Martian habitat created by a 3D printer that is inside a building at Johnson Space Center in Houston. कौन सा मैक्रो एनवायरनमेंट का भैया? टेक्नोलॉजी है एक जो इन्होंने डेवलप करी है, कोई पॉलिटिकल सोशल लीगल यहाँ कुछ लेना देना नहीं है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है। शुरू से ही टेक्नोलॉजी सेंट्रिक बात हो रही थी। पॉलिटिकल हो सकता था अगर कोई कोल्ड वॉर चल रही होती और कोल्ड वॉर में इनको एडवांटेज चाहिए जो पास्ट में हो रखा है अमेरिका और रशिया के बीच में। यहाँ ऐसा कुछ लेना देना है नहीं, इनको एक स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम करना है और उसके अंदर इनकी नई टेक्नोलॉजी है उसको ये टेस्ट करना चाहते हैं, तो ये टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हो जाएगा। 51st क्वेश्चन, लक्ष्मी मेनन वॉज ट्रबल टू सी। नीचे पढ़ लेते हैं, विच कॉन्सेप्ट इज इन्वॉल्व इन द अबव केस स्टडी। तो कौन सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है ये देखना है हमको। लक्ष्मी मेनन वॉज ट्रबल टू सी द ह्यूज वेस्ट जनरेटेड बाय स्क्रैप मटेरियल लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर स्टिचिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई गाउन्स। पीपीई गाउन्स बनाते वक्त बहुत सारा स्टिच मटेरियल लेफ्ट बिहाइंड हो जाता है। These scrap materials could not be recycled easily. When she saw this problem, she thought of a solution also. It was to make lightweight bedrolls made from the scrap of the material. The bedrolls were cheap and durable and within, तो यहाँ पर इन्होंने ना प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन किया है। एक प्रॉब्लम थी उसको आइडेंटिफाई किया। इन्वायरमेंट स्कैनिंग नहीं, इन्होंने कोई स्पेशल इन्वायरमेंट स्कैनिंग नहीं करी है इसके लिए। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, ट्रेंड स्पॉटिंग कोई ट्रेंड नहीं है यहाँ पे जिसको इन्होंने स्पॉट किया। और मार्केट असेसमेंट, मार्केट में बिक सकता है या नहीं, अभी तो प्रोडक्ट बनाया, बिक सकता है या नहीं वो तो बाद में पता चलेगा। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इधर इन्होंने किया है। लेट मी चेक द आंसर, यस। 52nd क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्या मांगा है क्वेश्चन में।
वो सबसे ज़रूरी है, ताकि कितना केस पढ़ना है, किस आइडियोलॉजी से पढ़ना है। व्हाट काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन इज़ फॉलोड बाय तन्वी फूड्स, तो किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो बिजनेस प्लान का एलिमेंट होता है सेकंड प्रोडक्शन प्लान। प्रोडक्शन प्लान में बता रखा होता है, क्योंकि सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे तो 3 तरह की ऑप्शन, या तो आप मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं कर रहे हैं तो कंप्लीट कर रहे हैं, पार्शियल कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पढ़ लेते हैं हम। प्रभु फर्स्ट established Tanvi Foods in Coimbatore as a partnership with Brindha Vijay Kumar and started with mango and apple juices. The business did well first year with a turnover of 40 lakh, and since then its revenue has been growing, while many concentrated it made at the company's own 4,000 square manufacturing unit in Coimbatore. The final product bottling is done at a third party units, और ड्रिंक का जो लिक्विड है वो ये खुद बनाते हैं, तो थोड़ा खुद कर रहे हैं, थोड़ा बाहर से, तो पार्शियल मैन्युफैक्चरिंग हो गई। बी ऑप्शन सही। अब आगे इन्होंने जो भी कथा कही है, हमें ज़रूरत नहीं वैसे इतनी पढ़ने की, इतनी जगह के नाम दे रखे हैं। दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑन जोग्राफी, दिस इज़ एन एंटरप्रेन्योरशिप क्वेश्चन। 53rd क्वेश्चन संकल्प सिंह परिहार वाला है, नीचे पढ़ लेते हैं। मांगा क्या है, विच पार्ट ऑफ द बिजनेस प्लान हाईलाइट्स इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, कौन सा पार्ट ऑफ बिजनेस प्लान इकोनॉमिक फिजिबिलिटी हाईलाइट करता है। ये क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मुझे केस स्टडी पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। फिनेंशियल प्लान करता है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशनल प्लान बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है। ऑपरेशनल प्लान बताता है कि रॉ मटेरियल का क्या रूट रहेगा, शेड्यूल रहेगा, डिस्पैच वगैरह। और मार्केटिंग प्लान बताता है कि प्रोडक्ट को मार्केट में किस तरीके से बेचा जाएगा। फाइनेंशियल प्लान है जो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी बताता है। तो ये इतनी बड़ी केस स्टडी पूरी की पूरी अवॉइड की जा सकती थी, पढ़ना ही, ठीक है ना। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं केस एंड पॉइंट प्रूव करूंगा कि एक ऐसा क्वेश्चन जिसको बिना पढ़े भी आंसर किया जा सकता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि केस स्टडी में मांगा क्या है पहले ये पढ़ लो, अपने आप काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, राजन, which step is involved in this marketing plan। मार्केटिंग प्लान में बहुत सारे स्टेप होते हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं ये देख लेते हैं हम। तो राजन, son of a humble soldier of an Indian army, did not have the resources to prepare for the medical entrance exam, but decided to launch a venture that would help others achieve their dreams. His startup, launched in July 2020 with zero investment, has clocked a turnover of rupees 35 lakh in just 10 months। ठीक है ना। तो इसने दूसरे लोग अपनी ड्रीम अचीव कर सके उसके लिए कोई वेंचर स्टार्ट किया है, और इन्होंने 35 लाख का टर्नओवर कर लिया था पहले 10 महीनों में ही। The startup prepares Group C employees of the Department of Post for the limited departmental competitive exam। तो कुछ ऑलरेडी क्वालिफाइड पर्सनल हैं, ग्रुप सी एम्प्लॉयज़ हैं, उनको ट्रेन करता है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। दैट क्वालिफाइज देम फॉर देयर नेक्स्ट प्रमोशन इन द डिपार्टमेंट। He realized that there was no training center or coaching class for the aspirants, so he marketed his classes for this specific group. Which step is involved in this marketing plan? Identify the target market, conduct SWOT analysis। तो strength, weakness, opportunity, threat की तो यहाँ कोई बात ही नहीं हुई है। Establish goals, इन्होंने अपने goals भी कोई long run goals या इनकी भी कोई बात नहीं हुई यहाँ पे। Marketing strategy क्या रहेगी तो वो भी डिटेल में डिस्कस नहीं हुआ है। बेसिकली इन्होंने स्पेसिफिकली ये ग्रुप सी एम्प्लॉयज़ पढ़े हैं। ये पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ इनका टारगेट मार्केट था, क्योंकि इनकी कोई कोचिंग नहीं थी। तो आइडेंटिफाई द टारगेट मार्केट सीम्स टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हियर, एंड यस वी आर करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। 55th क्वेश्चन, मधु चंदन, तो फिर से पढ़ लेते हैं। मांगा क्या, विच आइडिया फील्ड हैज़ मधु चंदन टेकन अप। मधु चंदन स्टार्टेड द फर्स्ट ऑर्गेनिक Mandya store in 2015 on the Bangalore-Mysuru highway. Today it has grown 25 crore turnover organic retail chain in 8 stores by buying agricultural products from the farmers and selling them organic Mandya stores. Madhu has not only provided, I apologize if I have a wrong pronunciation of any word. I am not acquainted with many of the words. I am reading them for the first time here. I don't know what MANDYA means, so मैं अपना most suitable pronunciation in words का कर रहा हूँ। Madhu has not only provided a direct market to the farmer, but और क्या है, natural resource लग रहा है। जितनी भी बातें कही गई हैं, ऑर्गेनिक रिटेल की बात हो रही है, फार्मर से सीधा परचेज कर रही हैं, तो आइडिया फील्ड नेचुरल रिसोर्सेज है। यस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 करते हैं अब हम। तो सिंधुजा वॉज एक्सट्रीमली गुड एट, मांगा क्या, विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रामन एंड सिंधुजा स्टार्ट।
Sinjo extremely good at marketing traditional sweet within her grandmother, she decided to start selling the sweets through advertising in social media. Her business picked up and she got a lot of orders from clients all across India. Seeing her huge success, her friend Raman advised that she should open a shop in the market area to expand her business. He expressed interest in the business and was ready to invest money so that they could do business together. Partnership form of organization लग रहा है ये तो. Partnership is correct. 57th क्वेश्चन करते हैं. मोनिक लिमिटेड, नीचे पढ़ लेते हैं मांगा क्या है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्वॉट एनालिसिस फ्रेमवर्क डज दिस केस इंडिकेट दैट मोनिक लिमिटेड फेल टू डू. स्वॉट इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. हमें बताना है कि इसमें से इन्होंने क्या नहीं किया. Monik Limited was the market leader in the mobile phone industry in 2000. The company was well known for its affordable phones. In 2007, a new company launched new mobile models with latest technology and captured the market. आपका मार्केट कोई खा गया तो एक थ्रेट था इन्वायरमेंट में जिसको आपने नहीं देखा, इसलिए आपका मार्केट शेयर गया है. तो थ्रेट्स इन्होंने नहीं देखे, मार्केट को इग्नोर किया, अपने ही लेवल पे काम किए जा रहे हो, आपसे बेटर फ़ोन कोई लेकर आ गया. हितेश एक फिशरमैन है, नीचे पढ़ लेते हैं. व्हाट ट्रेंड हैज़ हितेश स्पॉटेड. हितेश अ फिशरमैन, तो ट्रेंड स्पॉटिंग कैसे करिए ये बताना है. हितेश अ फिशरमैन फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन सेलिंग द फिश ही कॉट. His entire community was facing this problem and most of the time they had to dump the fish they caught back into the sea. He read a newspaper article on how people have started ordering online for most of the essentials. He spoke to his fellow fishermen about selling their fish online and started their business with small delivery truck and an app, and slowly steadily their business started to flourish. What trend has हितेश spotted? रीड करके ट्रेंड स्पॉट किया, वॉच करके, टॉक करके या थिंक करके. तो देखो वैसे तो न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ के इन्हें पता चला कि लोग ऑनलाइन फ़िश ऑर्डर करते हैं. फिर उसको देखते हुए इन्होंने ऐप डेवलप करी है स्लोली और ट्रक से ये डिलीवरी कर रहे हैं और इन्होंने फेलो फिशरमैन से बात भी करी. तो थिंक ट्रेंड सीम्स बट इट कैन मे बी रीड. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, देख लेते हैं. रीड ट्रेंड ही कह रखा है इन्होंने, तो रीड ट्रेंड इन्होंने पढ़ा न्यूज़पेपर के बारे में, ऑनलाइन लोगों को पसंद था. रीड थोड़ी टॉक भी करी पर बात करके इनको ट्रेंड नहीं पता चला है. बात करके इनको सिर्फ ये बात पता चली है कि ऐसा ऑनलाइन बिजनेस क्या लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर उन्होंने उनको भी ज्वाइन कर लिया ताकि इनके जो प्लेटफॉर्म ये बनाएंगे उस पर थोड़ा सा स्टॉक रहे. पर बेसिकली रीड किया तो इनको ट्रेंड पता चला, तो रीड ट्रेंड इज द अप्रोप्रिएट आंसर. 59th क्वेश्चन देखते हैं. विच पॉइंट ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट डज दिस केस इम्प्लाई. तो एनवायरमेंट की कौन सी इंपॉर्टेंस आ रही है. सुकन्या वांटेड द यंगर जनरेशन टू अंडरस्टैंड द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ ट्रेडिशनल फूड. कीपिंग दिस इन माइंड शी स्टार्टेड ईट टू फिट ETF रेस्टोरेंट्स एंड इट वॉज अ सक्सेसफुल वेंचर. लोगों के अंदर बहुत कॉन्शियस हो गए न्यूट्रिशनल एंड ट्रेडिशनल. यू कैन सी द जनरेशन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लोग बहुत ध्यान रखते हैं. दे काउंट कैलोरीज, दे कीप एप्स टू नो व्हाट द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ देयर ऑफ द स्टफ दैट दे आर ईटिंग. तो इसका इन्होंने भी ध्यान रखा और इन्होंने एक सक्सेसफुल वेंचर स्टार्ट किया. She opened many branches all over, seeing her success. Other restaurants followed the same model, but ETF was always had a major market share. ETF के पास major market share था. Which point of importance इन्होंने किया है. तो tapping useful resources, resource capturing के लिए इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया. Better performance, of course they are performing better, but the reason for their performing better was that they identify opportunity to get first mover advantage. सबसे पहले इन्होंने स्टोर खोल दिया लोगों से पहले. एंटरप्रेन्योरशिप को सेंसिटाइजेशन बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट स्कैनिंग ये कर रही थी और उसकी वजह से ये सेंसिटिव हो गई टुवर्ड्स एनवायरनमेंट चेंजेस. ऐसा भी कुछ नहीं है यहाँ पे. तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन डी, फर्स्ट मूवर एडवांटेज थी. बाकी सब इंडस्ट्री में इनके फॉलोअर्स थे. 68th क्वेश्चन करते हैं. दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सैम्पल पेपर. वीडियो की लेंथ आई नो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप इसको क्योंकि पूरा सैम्पल पेपर मैं एक इंटरवल में सॉल्व करना चाहता था, दैट इज़ वाई इतनी लेंथ रखी है. काफ़ी एफर्ट्स लगे हैं इस वीडियो को प्रिपेयर करने के लिए. और ऑल आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो विथ योर
friends and anyone who can make use of this particular video, stay subscribed to the channel, press that subscribe button if you haven't yet, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाले सैम्पल पेपर वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे. इफ़ यू वांट टू सपोर्ट द चैनल फाइनेंशियली, देयर आर सम लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, एनी अमाउंट वुड बी अ ग्रेट हेल्प. लास्ट क्वेश्चन करते हैं. Fit Limited has become a well-known brand name in the field of fitness. Their products range from, मांगा क्या है भाई, what step of creativity process is the company right now in? कौन से स्टेप पे है क्रिएटिव प्रोसेस के? तो अब इसके लिए आपको क्रिएटिव प्रोसेस पूरा लर्न होना चाहिए, ठीक है ना. जर्मिनेशन से स्टार्ट होता है, जर्मिनेशन, प्रिपरेशन, इल्यूमिनेशन, इंक्यूबेशन, वेरिफिकेशन वगैरह वगैरह पढ़ते हैं. अब ये कहाँ पर है? Fit Limited has become a well-known brand name in the field of fitness. Their product ranges from exercise equipment to protein powders. The company decided to launch a new product in the market which they believed will be a game changer. The company did a market survey amongst people from various age groups to know the acceptability of the product. तो अभी ये मार्केट सर्वे करके देख रहे हैं कि प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा, मतलब लोग लेंगे या नहीं लेंगे. प्रोडक्ट नहीं बनाया इन्होंने अभी तक, ठीक है ना. प्रोडक्ट का तो सिर्फ इतना कह रखा है कि न्यू प्रोडक्ट है ना. आगे क्या प्रोडक्ट है ये इनको अभी हमें डिस्क्राइब नहीं कर रखा है. व्हाट स्टेप ऑफ क्रिएटिविटी प्रोसेस इज द कंपनी राइट नाउ इन? जर्मिनेशन तो नहीं है आइडिया का. प्रिपरेशन इसलिए लग रहा है क्योंकि मार्केट सर्वे जो वर्ड है ना वो प्रिपरेशन वाले में स्पेसिफिकली टेक्स्ट बुक में दे रखा है. इफ़ यू सी इनोवेटिव प्रोसेस पे चलते हैं हम. फर्स्ट चैप्टर ये रहा हमारा क्रिएटिव प्रोसेस. और क्रिएटिव प्रोसेस में इफ़ यू विल सी मार्केट रिसर्च, ये सर्कल भी क्या, प्रिपरेशन में मार्केट रिसर्च वर्ड यूज़ है. तो आपको टेक्स्ट बुक बहुत डिटेल में पढ़नी है, कीवर्ड्स मिलते ही आंसर आ जाएगा. तो मार्केट सर्वे, मार्केट रिसर्च, सो दे आर प्रिपरेशन. इंक्यूबेशन इज सबकॉन्शियस असिमिलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, वो नहीं हो रहा है, मार्केट से पूछ रहे हैं तो. और इल्यूमिनेशन में ना प्रोडक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. तो अभी मार्केट सर्वे सक्सेसफुल होगा तो प्रोडक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा. जर्मिनेशन सीडलिंग स्टेज नहीं है, सर्वे तक पहुंच गए हैं, है ना. सिर्फ आइडिया नहीं रहा, अभी इनको पता है कि प्रोडक्ट कैसा रहेगा, बनाया नहीं है प्रोडक्ट, बट इनके दे हैव एन आइडिया ऑफ हाउ द प्रोडक्ट वुड बी, और फिर ही उसको प्रमोट कर रहे हैं. सो दिस वॉज आवर फर्स्ट सैम्पल पेपर. This is the CBSE issued sample paper. We have solved this one, and not just solved, there was a detailed explanation involved as best as I could of all the questions that were there in this sample paper. I hope आपको ये पेपर समझ में आया होगा. अगर आप कुछ कॉन्ट्राडिक्टिंग व्यूज़ रखते हैं मेरे आंसर से तो आप प्लीज़ बता सकते हैं. जैसा कि हमने देखा कुछ लिमिटेशंस हैं सैम्पल पेपर के. सोल्यूशन में भी कुछ क्वेश्चंस वेल ड्राफ्टेड नहीं है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है. टीचर्स मे डिफर फ्रॉम देम एंड आई रिस्पेक्ट देयर पर्सनल ओपिनियन. तो सब्जेक्टिव है ये बातें. तो कुछ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, तो सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व रहती है. थ्योरी में तो रहती है कि आप किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं. कुछ क्वेश्चंस के अंदर हमने देखा भी कि किस तरीके से इंटरप्रिटेशन आंसर्स को अफेक्ट कर सकता था. तो हमें बेस्ट एफर्ट्स लगाने की ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर एंड क्वेश्चंस आप करके जाएं ताकि आप बेस्ट पॉसिबल मार्क्स स्कोर करें. तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय. मैं विश करता हूँ आपका दिन बहुत ही अच्छा हो.